एवरीवन, दिस इज नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लास्ट चैप्टर, कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स। देखो, सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद में खुद की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई, क्या क्या पॉलिसीज अपनाई, और उनका हम लोग कंपैरिजन करेंगे इंडिया की दो नेबरिंग कंट्रीज के साथ में, पाकिस्तान और चाइना के साथ में, कि पाकिस्तान और चाइना ने खुद की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई, क्या क्या पॉलिसीज और प्रोग्राम्स अपनाए, उनकी स्ट्रैटेजीज और हमारी स्ट्रैटेजीज में क्या क्या सिमिलैरिटीज थी, क्या क्या डिफरेंसेस थे, प्लस कुछ हम लोग कंपैरिजन भी करेंगे कि भाई कौन सी कंट्री का जीडीपी ज्यादा था, किसका जीडीपी कम था, किसकी नेशनल इनकम ज्यादा थी, किसकी नेशनल इनकम कम थी, किसकी पॉपुलेशन ज्यादा थी, किसकी पॉपुलेशन कम थी। बहुत सारा कंपैरिजन हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अच्छा, शुरू करने से पहले एक चीज और देखो, अगर आप एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी के अंदर तो सालों साल कोई चेंज नहीं होता। बट अगर आप रेफरेंस बुक्स फॉलो कर रहे हो तो रेफरेंस बुक्स के अंदर ओल्ड एडिशन और न्यू एडिशन के अंदर बहुत सारा डिफरेंस है। कंटेंट का भी डिफरेंस है और डेटा का भी डिफरेंस है। तो अगर आप लोगों के पास में ओल्ड एडिशन है तो कोई इशू नहीं है, अभी आप लोग वीडियो से पढ़ लो। वीडियो के साथ साथ में मैं टेलीग्राम पर इस चैप्टर के नोट्स अपलोड कर लूंगी, तो वहां से आप लोग प्रिंट आउट निकाल सकते हो। तो शुरू करते हैं हम लोग हमारा चैप्टर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन की, स्ट्रैटेजी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। हम लोग इंडिया की स्ट्रैटेजीज के बारे में पढ़ेंगे, चाइना की स्ट्रैटेजीज के बारे में पढ़ेंगे और पाकिस्तान की स्ट्रैटेजीज के बारे में पढ़ेंगे इंडिविजुअली। बट सबसे पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन। इंडिया एंड पाकिस्तान बिकेम इंडिपेंडेंट नेशंस इन 1947। सबको पता है इंडिया और पाकिस्तान दोनों इंडिपेंडेंट नेशंस कब बने? 1947 के अंदर। एंड पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1949। जबकि चाइना कब एस्टैब्लिश हुआ था? हमारे से 2 साल बाद में, यानी कि 1949 के अंदर। All these three countries adopted planning as the core development strategy। देखो, जिस तरह से हम लोगों ने हमारी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए 1950 के अंदर प्लानिंग कमीशन सेटअप किया, देन 1951 के अंदर फर्स्ट 5 ईयर प्लान आ गया, इस तरह से 5 ईयर प्लान्स आते गए। तो हम लोगों ने हमारी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, 5 ईयर प्लान्स बनाए हमारी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। सेम इसी तरह से तीनों कंट्रीज ने, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान ने, प्लानिंग को मेन इंपॉर्टेंस दी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। इंडिया का फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था? आप सबको पता है, ईयर 1951 के अंदर। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। सेम ऐसे ही चाइना का फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया हमारे से 2 साल बाद में, दैट इज 1953 के अंदर। और पाकिस्तान का फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया चाइना से भी 3 साल बाद में, दैट इज ईयर 1956 के अंदर। पाकिस्तान के 5 ईयर प्लान्स को आज की डेट में हम लोग बोलते हैं मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान्स। क्या कहते हैं? मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान्स। All these three countries relied on public sector as the core sector of the economy। देखो, जिस तरह से हम लोगों ने देखा था कि 1991 के अंदर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की हमारी कंट्री में। बट उससे पहले हम लोगों ने मेन रोल किसको दे रखा था? पब्लिक सेक्टर को दे रखा था। पब्लिक सेक्टर मतलब हम लोगों ने इससे पहले मेन रोल दे रखा था गवर्नमेंट सेक्टर को, कि भाई जो भी कुछ करना है गवर्नमेंट सेक्टर करेगा। इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करनी है, गवर्नमेंट सेक्टर इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करेगी। हम लोगों ने पढ़ा था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956, आईपीआर 1956, जिसके अंदर भी बताया था कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर मेन रोल किसका होगा? पब्लिक सेक्टर का, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर का। प्राइवेट सेक्टर का रोल क्या है? सिर्फ सेकेंडरी है, कि अगर प्राइवेट सेक्टर को तो इंडस्ट्री स्टैब्लिश करनी है तो भाई पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे। तो मेन रोल किसका था? पब्लिक सेक्टर का। सेम ऐसे ही तीनों कंट्रीज के अंदर, चाइना और पाकिस्तान में भी मेन रोल किसका था? पब्लिक सेक्टर का। प्राइवेट सेक्टर का रोल क्या था? सेकेंडरी था, बाद का रोल था। तो ये एक छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि इंडिया की क्या क्या डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज थी। तो देखो, इंडिया के अंदर आपको कुछ स्पेशल लर्न नहीं करना। इस बुक के अंदर जो भी कुछ पढ़ रखा है ये कुल मिला के एक रिकैप है कि इंडिया के अंदर क्या क्या हुआ। सब कुछ आप लोगों ने पढ़ रखा है कि इंडिपेंडेंस के बाद में हमारी कंट्री ने क्या क्या करा। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया अडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी एज इट्स स्ट्रैटेजी ऑफ ग्रोथ। देखो, इंडिपेंडेंस के बाद में इंडिया ने कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई? इंडिया ने कौन सी इकोनॉमी अपनाई? इंडिया ने अपनाई मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी कौन सी होती है? मिक्स्ड इकोनॉमी वो होती है जिसमें हमारा प्राइवेट सेक्टर भी आता है
और जिसमें हमारा पब्लिक सेक्टर भी आता है, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर भी आता है। मतलब हमारी कंट्री के अंदर प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, प्राइवेट एंटरप्राइजेस भी हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी हैं, तो साथ ही साथ हमारी कंट्री में गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज भी हैं, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस भी हैं। तो इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई, जहां पर प्राइवेट सेक्टर भी होगा और पब्लिक सेक्टर भी होगा। प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इंडिविजुअल्स खुद डिसाइड करेंगे कि भाई उन्हें क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, प्रोड्यूस करके किसको बेचना है, सारी चीजें इंडिविजुअल्स खुद डिसाइड करते हैं। जबकि पब्लिक सेक्टर का मेन रोल क्या होता है? मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर। गवर्नमेंट खुद डिसाइड करती है क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, प्रोड्यूस करके किसको बेचना है, कितनी प्राइस पर बेचना है, बट मेन मोटिव वहां पर क्या होता है? सोशल वेलफेयर। तो मिक्स्ड इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी है? जिसके अंदर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी दोनों के मेरिट्स आ जाते हैं। देखो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब वो इकोनॉमी जहां पर सिर्फ प्राइवेट सेक्टर होता है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं, वो लोग खुद डिसाइड करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, और मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। वही सोशलिस्ट इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है? जहां पर सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर होता है और गवर्नमेंट डिसाइड करती है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, और मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर। तो इंडिया में तो दोनों ही एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि हमारी कंट्री ने कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई? मिक्स्ड इकोनॉमी की स्ट्रैटेजी। ग्रोथ स्ट्रैटेजी ऑफ इंडिया असाइंड प्राइमरी रोल टू द पब्लिक सेक्टर। फिर भी हम लोगों ने मेन रोल किसको दिया? पब्लिक सेक्टर को। कि भाई जैसे हम लोगों ने देखा था आईपीआर 1956 आया था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, हम लोगों ने मेन रोल दिया था पब्लिक सेक्टर को कि भाई अगर हमारी कंट्री के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज खुलेंगी, तो मेन रोल किसका होगा? पब्लिक सेक्टर का, यानी कि सरकार का। प्राइवेट सेक्टर को अगर इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश करनी है तो उन्हें लाइसेंस लेना पड़ेगा, उन्हें बहुत सारी परमिशंस लेनी पड़ेंगी, एक्सपोर्ट करना है तो परमिशन, इंपोर्ट करना है तो परमिशन। तो मेन रोल किसका था? पब्लिक सेक्टर का। जबकि प्राइवेट सेक्टर का रोल सिर्फ क्या था? सेकेंडरी रोल था, मतलब सिर्फ बाद का रोल था। समझ में आ गया? 5-year plans worked as the core element of the path of growth and public sector worked as the engine of growth। हमारी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए 5-year plans की भी बहुत अच्छी इंपॉर्टेंस थी। 5-year plans ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था। जैसे फर्स्ट 5-year प्लान आया, कंट्री के अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है। सेकंड 5-year प्लान आया जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है। तो इसी तरह से हम लोगों ने टाइम टू टाइम कंट्री की नीड्स के अकॉर्डिंग 5-year प्लान्स बनाए और यहाँ पर पब्लिक सेक्टर का मेन रोल था। 5-year plans focused on socialistic pattern of society। ये जो 5-year plans हम लोगों ने बनाए, ये किस पर फोकस कर रहे थे? सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी की। ये 5-year plans ऐसे थे कि कंट्री की जरूरतें भी पूरी हो, प्लस कंट्री के अंदर सोशल वेलफेयर भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सोशल वेलफेयर। जो हमारी सोसाइटी का वीकर सेक्शन है उसको भी बढ़ाओ, उसका भी अपलिफ्टमेंट होना चाहिए। These plans were based on the needs of the country from time to time। ये प्लान्स किस तरह से बनाए जा रहे थे कि कंट्री की टाइम टू टाइम क्या नीड्स थी। फॉर एग्जाम्पल, जैसा मैंने बताया, फर्स्ट 5-year प्लान जब आया था तो हमारी कंट्री फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंट नहीं थी, हम लोग दूसरे देशों से फूड ग्रेन्स इंपोर्ट कर रहे थे। तो फर्स्ट 5-year प्लान था कि भाई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दो। सेकंड 5-year प्लान आया तब हम लोगों ने सोचा भाई यार एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तो हम लोग इंक्रीज कर चुके, अब हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर पर फोकस करना चाहिए। तो सेकंड 5-year प्लान क्या था कि भाई इंडस्ट्रियल सेक्टर का प्रोडक्शन इंक्रीज करो। सेम ऐसे ही जो हमारा लास्ट 5-year प्लान आया था, जो हमारा 12th 5-year प्लान था, जो कब आया था? ईयर 2012 के अंदर। इसका ड्यूरेशन था 2012 से लेकर 2017। इसका ड्यूरेशन क्या था? 2012 से लेकर 2017। तो ये जो लास्ट 5-year प्लान आया था, इस टाइम पर हमारी कंट्री की कंडीशन कुछ ऐसी थी कि कंट्री की ग्रोथ तो हो रही है, कंट्री का डेवलपमेंट तो हो रहा है, बट ग्रोथ और डेवलपमेंट के चक्कर से हम हमारे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम लोग हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को खत्म करते जा रहे हैं। तो हम लोगों ने लास्ट 5-year प्लान के अंदर सोचा कि भाई कंट्री के अंदर क्या होना चाहिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। कि डेवलपमेंट के हो, बट डेवलपमेंट इस तरह से हो कि डेवलपमेंट करने के चक्कर में हम लोग हमारे एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाएं। तो ये 5-year प्लान्स कैसे आ रहे थे? कंट्री की प्रेजेंट की क्या नीड्स है उनके बेसिस पर। Inward looking trade strategy played a great role in the process of growth and development। Inward looking trade strategy भी आई थी जिसकी वजह से हमारी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट हुआ था। क्या हुआ था इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी में? देखो, इसके अंदर हुआ था कि हम लोगों ने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों ही करना बंद कर दिया था। हाँ भाई, नेसेसरी आइटम्स का तो हो रहा था। हम लोग क्या कर रहे थे? जिन चीजों का हम लोग पहले इंपोर्ट करते थे, अब हम लोगों ने क्या करा? सेम उन्हीं के जैसा प्रोडक्ट का हम लोगों ने सब्सटीट्यूट बनाना स्टार्ट कर दिया। जिन चीजों का हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे
उनका क्लोज सब्सटीट्यूट हम लोग हमारी कंट्री में बनाने लग गए ताकि हम लोगों को इंपोर्ट ना करना पड़े, क्योंकि जब हम लोग इंपोर्ट करते हैं तो फॉरेन करेंसी जाती है। तो इसी तरह से हम लोग इंपोर्ट भी नहीं कर रहे थे प्लस एक्सपोर्ट भी नहीं कर रहे थे। एक्सपोर्ट करने से हमें डर लगता था कि भाई एक्सपोर्ट करेंगे, क्या पता हमारा जो प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनल मार्केट में सर्वाइव कर पाए या नहीं, तो हम लोगों ने एक्सपोर्ट करना भी बंद कर दिया। तो किस तरह की स्ट्रैटेजी अपनाई हम लोगों ने? इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी, कि ना हम इंपोर्ट करेंगे ना हम एक्सपोर्ट करेंगे। हम लोग हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर रहे थे फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, कि हमें लग रहा था भाई हमारी इंडस्ट्रीज फॉरेन कंपटीशन फेस नहीं कर पाएंगी, तो हम लोगों ने उन इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करा। ये था इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। इनिशियली एवरीथिंग वेंट ऑल ओके, शुरुआती में सब कुछ बहुत अच्छा चला। ग्रीन रेवोल्यूशन सिंबलाइज्ड एग्रीकल्चरल प्रोस्पेरिटी ऑफ द कंट्री। ग्रीन रिवॉल्यूशन आया जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एकदम से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, एक अच्छा खासा चेंज हमें देखने को मिला। मतलब हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो गए फूड ग्रेन्स के अंदर। पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ता था, अब हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। इनफैक्ट हम इतना बना लेते हैं कि हम लोग बफर स्टॉक्स यानी कि इमरजेंसी के लिए एक्स्ट्रा स्टॉक्स भी मेंटेन करके रखते हैं। इतना हम लोग फूड ग्रेन्स के अंदर सेल्फ सफिशिएंट हो गए ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में। व्हाइल द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील सिंबलाइज स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन द कंट्री। साथ ही साथ बहुत सारी हैवी इंडस्ट्रीज भी हम लोगों ने स्टैब्लिश करी, पर्टिकुलरली आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज, जिसकी वजह से कंट्री के अंदर एक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला। यानी कि अब हम लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर से कौन से सेक्टर पे शिफ्ट कर रहे थे? अब हम लोग शिफ्ट कर रहे थे इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। इसका मतलब है कि हम लोगों ने एग्रीकल्चर के बाहर भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर ली थी। तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। बट एट द एंड ऑफ 1990 के एंड में क्या हुआ? वी रियलाइज दैट आवर इकोनॉमी वाज ट्रैप्ड इन द विशियस सर्कल ऑफ पब्लिक डेट। हम लोगों ने ये रियलाइज करा कि भाई जो हमारी इकोनॉमी है वो पब्लिक डेट में फंस चुकी है, एक सर्कल में फंस चुकी है, एक कर्जे के सर्कल में फंस चुकी है और इससे निकलना मुश्किल है। हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स यानी कि हमारा जो फॉरेन करेंसी का रिजर्व था वो डे बाय डे गिरता जा रहा था। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस वर रनिंग इनटू लॉसेस। हमारे जो पब्लिक सेक्टर के एंटरप्राइजेस थे वो कंटिन्यू लॉसेस में जा रहे थे करप्शन वगैरह की वजह से। सो द गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू शिफ्ट फ्रॉम इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी टू आउटवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। अब ध्यान से समझना, देखो इंडिपेंडेंस के बाद से लेकर 1990 तक तो सब कुछ सही चला, जो भी हम लोगों ने प्रोग्राम्स और पॉलिसीज बनाई थी सब सही चली। बट 1990 के एंड में हम लोगों ने ये रियलाइज करा भाई हमारी जो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी थी कि हम लोग इंपोर्ट भी नहीं कर रहे थे, एक्सपोर्ट भी नहीं कर रहे थे, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर रहे थे हम फॉरेन कॉम्पिटिशन से, इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस थे। मेन रोल सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर का था, प्राइवेट का रोल तो सेकेंडरी था। ये पॉलिसी कुछ सही नहीं है, क्योंकि इस पॉलिसी की वजह से हम लोग एक तो कर्जे में फंस चुके हैं। उस टाइम पर इंडिया ने क्या करा था, वर्ल्ड बैंक से लोन भी बहुत ज्यादा लिया था, अपना जो गोल्ड रिजर्व है उसको गिरवी रखा के बहुत ज्यादा लोन लिया था, तो हमारी फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स भी गिरते जा रहे थे, बहुत कंडीशन खराब हो गई थी। हम लोगों ने देखा भाई पब्लिक सेक्टर भी सही से काम नहीं करा था, लॉसेस के अंदर जा रहा था। तो गवर्नमेंट अब इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी से किस पर शिफ्ट कर गई? आउटवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी पर। क्या होता है, देखो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी में हम लोग ना इंपोर्ट कर रहे थे ना एक्सपोर्ट कर रहे थे। अब हमारी इकोनॉमी फ्री हो गई कि भाई हम एक्सपोर्ट भी करेंगे, अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छा है तो वो इंटरनेशनल मार्केट में सर्वाइव करेगा, अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो इंटरनेशनल मार्केट में सर्वाइव नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। तो हम लोगों ने एक्सपोर्ट करना भी स्टार्ट करा और नेसेसरी आइटम्स का हम लोगों ने इंपोर्ट करना भी स्टार्ट करा। तो ये इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी हम लोगों ने खत्म करी और हम आए आउटवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी में। हम इंटरनेशनल मार्केट में उतरे कंपटीशन को फेस करने के लिए। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई जिसे प्यार से बोला जाता है NEP। इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में तीन चीजें आई थी, एक तो लिबरलाइजेशन, दूसरा प्राइवेटाइजेशन, तीसरा ग्लोबलाइजेशन। आप सब जानते हो लिबरलाइजेशन मतलब प्राइवेट सेक्टर के ऊपर जो इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, इतने सारे मतलब रिस्ट्रिक्शंस थे कि हर चीज के लिए लाइसेंस लेना है, हर चीज के लिए परमिशन लेनी है, उन रिस्ट्रिक्शंस को हटाया गया, प्राइवेट सेक्टर को लिबरल करा गया, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को फ्रीडम दी गई। सेकंड हुआ प्राइवेटाइजेशन कि भाई गवर्नमेंट सेक्टर का रोल कम करो और प्राइवेट सेक्टर का रोल इंक्रीज करो। गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस जो लॉसेस के अंदर जा रहे थे, सही से काम नहीं कर रहे थे, उन्हें शट डाउन करो या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल्स को सेल करो। प्लस ग्लोबलाइजेशन, इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सारी इकोनॉमीज को इकट्ठा करना कि अब हम एक्सपोर्ट भी करेंगे, हम इंपोर्ट भी करेंगे, हमारा प्रोडक्ट अगर अच्छा है तो वो इंटरनेशनल मार्केट में सर्वाइव करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की। कौन से ईयर में? 1991 में। और इन पॉलिसीज ने सब कुछ चेंज कर दिया। इवन 5 year plans has now
बीन अबैंडन्ड। आज की डेट में तो 5 ईयर प्लान्स भी खत्म हो चुके हैं। जो हमारा लास्ट 5 ईयर प्लान था वो 2012 में आया था, 2012 से लेके 2017 उसका ड्यूरेशन था। अब हम लोग 5 ईयर प्लान्स भी नहीं बनाते। इवन जो प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ था ना हमारा 1950 के अंदर, वो भी अब उसको भी रिप्लेस कर दिया गया है। उसकी जगह पर आ गया है नीति आयोग। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चेंज करा है इसको। नाउ आवर इकोनॉमी इज लार्जली ड्राइवन बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। आज हमारी इकोनॉमी बेसिकली किस पर चलती है? डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस पर। मतलब जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स है वो फ्री है, वो खुद डिसाइड कर लेते हैं क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, कितनी प्राइस पर चीजों को बेचना है। मतलब डिमांड और सप्लाई का सारा खेल है। जिस चीज की डिमांड ज्यादा है उस चीज की प्राइसेस अपने आप इंक्रीज हो जाती है। तो पूरा का पूरा डिमांड और सप्लाई का खेल है। गवर्नमेंट ज्यादा इंटरफेयर नहीं करती कि आपको क्या प्राइसेस रखनी है। तो समझ में आया? ये हम लोगों ने देख लिया इंडिया की स्ट्रैटेजी। अब बात करते हैं चाइना की स्ट्रैटेजी। इंडिविजुअली तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वाज एस्टैब्लिश्ड इन, मैंने बता ही दिया, 1949 में एस्टैब्लिश हुआ था। चाइना ने क्या अडॉप्ट करा? चाइना अडॉप्टेड स्टेटिज्म और कमांड इकोनॉमी। जिस तरह से हम लोगों ने मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई जहां पर प्राइवेट सेक्टर भी होता है, पब्लिक सेक्टर भी होता है, सेम ऐसे ही चाइना ने स्टैटिज्म अपनाया जिसे बोलते हैं कमांड इकोनॉमी। ये अलग है। स्टेटस मतलब क्या होता है कि भाई जितने भी रिसोर्सेज होंगे, कंट्री के जितने भी रिसोर्सेज हैं, उन सब पर सिर्फ और सिर्फ किसका हक होगा? स्टेट का। स्टेट का मतलब गवर्नमेंट का हक होगा। गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, कितने में प्रोड्यूस करना है और प्रोड्यूस करके किसको बेचना है। मतलब यहाँ पर हमारे यहाँ तो कौन सी इकोनॉमी थी? मिक्स्ड इकोनॉमी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसकी चल रही है? यहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट की चल रही है। तो हमारी भाषा में यहाँ पर कौन सी इकोनॉमी थी? सोशलिस्टिक इकोनॉमी थी कि सिर्फ गवर्नमेंट की यहाँ पर चलती थी, जिसे बोला गया स्टेटिज्म या फिर कमांड इकोनॉमी। ओनरशिप ऑफ ऑल द रिसोर्सेज वेस्ट विद द स्टेट, यानी कि जितने भी रिसोर्सेज थे उन सबका ओनर कौन था? सिर्फ और सिर्फ स्टेट। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के पास में कोई रिसोर्सेज नहीं थे। प्राइवेट इंडिविजुअल्स डिसाइड नहीं कर सकते थे कुछ भी। द स्टेट इज टू डिसाइड। स्टेट ही डिसाइड करती थी, सरकार ही डिसाइड करती थी क्या प्रोड्यूस करना है, प्रोड्यूस कैसे करना है, कितने में प्रोड्यूस करना है और प्रोड्यूस करके किसको बेचना है। तो डिफरेंस समझ में आ गया। यहाँ पर इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई कि प्राइवेट सेक्टर भी था, पब्लिक सेक्टर भी था। वहीं चाइना ने स्टेटिज्म अपनाया कि सारी चीजें स्टेट डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है, प्रोड्यूस करके किसको बेचना है, और सारे रिसोर्सेज की ओनरशिप भी किसके हाथ में होगी? गवर्नमेंट के हाथ में। अब देखो जो चाइना की स्ट्रैटेजीज थी उसको दो पीरियड्स में क्लासिफाई करा है। डेवलपमेंट पाथ ऑफ चाइना को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। पहला तो है प्री 1978 की 1978 तक क्या हुआ, मतलब 1978 से पहले क्या क्या हुआ और 1978 के बाद में क्या हुआ, यानी कि पोस्ट 1978। शुरू करते हैं। सबसे पहले है प्री 1978 कि 1978 से पहले क्या हुआ। तो सबसे मेन चीज जो हुई थी वो हुआ था ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जिसे हम लोग बोलते हैं GLF। क्या कहते हैं? GLF। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये GLF क्या है एक बार ऐसे ही समझ लो। ये GLF एक कैंपेन है जो वहां की सरकार लेकर आई थी। वहां की कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर लेकर आए थे, माओ जेडोंग जिन्हें हम बोलते हैं। ये एक कैंपेन था जिसके अंदर उन्होंने बोला सब लोगों से कि भाई कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, हमें हमारी कंट्री को मॉडर्न करना है, हमें इंडस्ट्रीज को एक्सटेंड करना है, हमें इंडस्ट्रीज को बढ़ाना है। तो उन्होंने लोगों को बोला कि भाई आप लोग, आपके जो घर का पीछे वाला एरिया है ना, जो खाली एरिया होता है, बैकयार्ड जिसे बोलते हैं, उस खाली एरिया के अंदर इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश करो। सब लोगों को बोला कि आपके बैकयार्ड के अंदर इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश करो, छोटी मोटी ही सही, बस इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश करो। कंट्री के अंदर बहुत बड़े रेट पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, हमें हमारी कंट्री को ग्रो करना है। तो ये था ग्रेट लीप फॉरवर्ड। और बोला गया कि भाई एग्रीकल्चर सिस्टम भी कैसा होना चाहिए, सब लोग ग्रुप्स बना के फार्मिंग करो, कलेक्टिव फार्मिंग करो, हमें बहुत ज्यादा हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, हमारा GDP इंक्रीज करना है। तो ये GLF क्या था? ये एक ऐसा कैंपेन था जो चाइना के अंदर लॉन्च किया गया था कब? 1958 के अंदर, टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ अक्रॉस ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ताकि कंट्री के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, बहुत सारी इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश हो और कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ हो, कंट्री का हर पार्ट ग्रो करे। इट फोकस्ड ऑन वाइड स्प्रेड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। इसका मेन मकसद क्या था कि कंट्री के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, बहुत सारी इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश हो। पीपल वर एनकरेज टू एस्टैब्लिश इंडस्ट्रीज इन देयर बैकयार्ड। लोगों को एनकरेज करा गया, उन्हें बोला गया कि आप अपने घर के पीछे वाले एरिया में जो बैकयार्ड होता है उसके अंदर इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करो, कैसी भी, छोटी मोटी बड़ी कैसी भी इंडस्ट्रीज जैसी आप कर सकते हो, बस इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करो। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज टेकिंग प्लेस इन अर्बन एरियाज, और चाइना के अर्बन एरियाज में एक अच्छा खासा रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिला।
Experts from Russia played a critical role in promoting the process of industrialization. इसी इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस को प्रमोट करने के लिए रशिया से एक्सपर्ट्स बुलाए गए थे। ये रशिया से जो एक्सपर्ट्स आए थे वो चाइना को हेल्प कर रहे थे चाइना के अंदर इंडस्ट्रियल प्रोसेस को इंक्रीज करने में। लेटर ऑन दीज एक्सपर्ट्स वर विड्रॉन बाय रशिया ड्यू टू सम कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना। बाद में रशिया और चाइना के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, कुछ लड़ाइयां हो गई, तो रशिया ने अपने एक्सपर्ट्स को वापस बुलवा लिया और इसका इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस पर एक अच्छा खासा असर देखने को मिला था। ये तो बात हुई भाई इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर क्या हुआ। Agriculture sector was revolutionized in the rural areas by adopting commune system. Agriculture sector में भी changes आए और यहाँ पर क्या इंट्रोड्यूस करा, यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा कम्यून सिस्टम। अच्छा, कम्यून सिस्टम क्या होता है? देखो, कम्यून सिस्टम के अंदर ग्रुप्स बना दिए जाते हैं कि भाई आप ग्रुप्स के अंदर फार्मिंग करो, आप कलेक्टिवली फार्मिंग करो। तो अंडर कम्यून सिस्टम पीपल कल्टिवेटेड लैंड्स, लोगों ने कम्यून्स बना के लैंड को कल्टिवेट करा, ग्रुप्स बना के लैंड को कल्टिवेट करा। कुल मिला के 26,000 कम्यून्स बन गए थे, 26,000 ग्रुप्स बन गए थे और ये 26,000 कम्यून्स जो थे वो पूरी की पूरी फार्मिंग पॉपुलेशन को कवर कर रहे थे। देयर वाज अ सीवियर ड्रॉट इन चाइना व्हिच रिड्यूस्ड द पेस ऑफ एग्रीकल्चरल ग्रोथ एंड अफेक्टेड नियरली 30 मिलियन लाइव्स। बट बाद में चाइना के अंदर बहुत ज्यादा ड्रॉट आ गए, अकाल पड़ गया, भूखमरी फैल गई, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट 30 मिलियन लोगों की लाइव्स अफेक्ट हुई और कुछ 4.5 मिलियन लोगों की इसकी वजह से डेथ भी हो गई थी। इसकी कहानी कुछ और ही है, बुक के अंदर पूरा गिवन नहीं है और चाइना इन बातों को एक्सेप्ट भी नहीं करता। इसके पीछे कहानी कुछ ऐसी है कि वहां के जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे माओ जेडोंग, उन्होंने बोला था कि भाई जो स्पैरोज वगैरह है, कुछ इस तरह के इंसेक्ट्स हैं, ये क्रॉप्स को खराब कर देते हैं, तो स्पैरोज को खत्म कर दो, जितनी भी स्पैरोज है, जितनी भी चिड़िया है, सारी चिड़ियाओं को मार दो। अगर आप चिड़ियाओं को मार दोगे तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। बट सोचो, एक फूड चेन भी होती है, ग्रासऑफर भी होता है। ग्रासऑफर वो हेलीकॉप्टर जिसे बोलते हैं, टिड्डी, तो वो जो ग्रासऑफर होता है उसको कौन खाती है? स्पैरो खाती है। अब वहां पर सारी स्पैरोज को किल कर दिया गया कि भाई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, स्पैरोज को किल कर दो, स्पैरोज क्रॉप्स को खराब करती है। जैसे ही सारी स्पैरोज को खत्म करा गया, जो ग्रासऑफर्स थे वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए, क्योंकि ग्रासऑफर्स को कौन खाती है? स्पैरोज खाती है। स्पैरोज ही खत्म हो गई तो ग्रासऑफर्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए, इतने इंक्रीज हो गए कि उन ग्रासऑफर्स को खत्म करना पॉसिबल ही नहीं था और उन ग्रासऑफर्स ने पूरी की पूरी क्रॉप्स पर अटैक करा और सारी क्रॉप्स खराब हो गई। तो वहां पर बहुत ज्यादा अकाल पड़ा था, बहुत ज्यादा भूखमरी फैल गई थी, 30 मिलियन लोगों की लाइफ इफेक्ट हुई थी, जिसकी वजह से 4.5 मिलियन लोगों की डेथ भी हो गई थी। हाँ, ये चीज बुक के अंदर गिवन नहीं है, वहां की जो गवर्नमेंट है वो भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती। वो बोलती है कि ये जो ड्रॉट्स थे ये नेचुरली आए थे, इसमें हमारा कोई रोल नहीं था, सरकार का कोई रोल नहीं था, हमें भी नहीं लिख कर आना, जनरल नॉलेज के लिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो समझ में आ गया ग्रेट लीप फॉरवर्ड कुल मिला के था क्या? एक बार दोबारा बता देती हूँ कि लोगों को एनकरेज करा गया कि आप अपने घर के जो बैकवर्ड वाला एरिया है, जो बैकयार्ड है, जो पीछे वाला एरिया है, उसके अंदर इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करो। प्लस एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बोला गया भाई कम्यून्स बनाओ, ग्रुप्स बनाओ, ग्रुप्स बना के कलेक्टिवली फार्मिंग करो। तो कुछ 26,000 कम्यून्स बनाए गए ताकि कलेक्टिवली फार्मिंग की जाए। ये पूरी की पूरी स्टोरी है, दिस इज नोन एज ग्रेट लीप फॉरवर्ड। समझ में आ गया? सेकेंड चीज क्या हुई इसी प्री 1978 वाले पीरियड के अंदर? तो सेकेंड चीज थी ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन। क्या आया? ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन। इट वाज इनिशिएटेड बाय द चेयरमैन ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी माओ जेडोंग इन 1965 एंड कंटिन्यू टिल 1976। अगेन ये जो रिवॉल्यूशन था ये भी कौन लेकर आए थे? वही कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर माओ जेडोंग। ये कब स्टार्ट हुआ था? 1965 में। और कब एंड हुआ? कुछ 11 साल बाद में, 1976 के अंदर। ड्यूरिंग दिस पीरियड स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स वर सेंट टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम द कंट्री साइड। इस पीरियड के बीच में क्या हुआ? जितने भी स्टूडेंट्स थे, जितने भी प्रोफेशनल लोग थे, जितने भी पढ़े लिखे लोग थे, सबको बोला गया भैया आप शहरों में जाओ और शहरों में जाके काम करो, इंडस्ट्रीज में काम करो, कैसे भी जाके काम करो, हमें कंट्री का जीडीपी इंक्रीज करना है, हमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है। दिस कल्चरल रिवॉल्यूशन सक्सीडेड इन फाइटिंग अगेंस्ट रिसेशनरी साइकिल इन चाइना। तो यहाँ पर लोगों को एनकरेज करा गया भाई आप कुछ भी काम करो, आप शहरों में जाओ, कंट्री साइड जाओ, वहां पर जाके प्रोडक्शन करो, हमें कंट्री का जीडीपी इंक्रीज करना है। और इसका एक अच्छा इफेक्ट भी देखने को मिला था। जो कंट्री के अंदर रिसेशन आता है, कंट्री डाउन जाती है, तो उस रिसेशन के अगेंस्ट अच्छे से चाइना ने फाइट कर लिया था इस रिवॉल्यूशन की हेल्प से। इट सक्सीडिंग इन इम्पोजिंग माओइज्म। माओइज्म का मतलब क्या है? ये जो माओ जेडोंग की जो थिंकिंग थी ये लोगों के बीच में स्प्रेड हो गई थी, लोग उनकी थिंकिंग को समझने लगे थे, लोग उनकी बात को मानने लगे थे। However, when
when Russia had conflict with China, it withdrew its professionals who had earlier been sent to China to help in the industrialization process. ये जैसे कि मैंने पीछे भी आपको बताया था, जब रशिया और चाइना के बीच में वॉर हुई, जब उनके बीच में किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, तब रशिया ने चाइना के पास में जो अपने एक्सपर्ट्स भेज रखे थे, जो एक्सपर्ट्स वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में चाइना को हेल्प कर रहे थे, उन एक्सपर्ट्स को रशिया ने वापस बुलवा लिया और इसका एक बैड इंपैक्ट भी देखने को मिला इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर चाइना को। तो ये हम लोगों ने देख लिया भाई प्री 1978 क्या हुआ। अब बात आती है पोस्ट 1978 यानी कि 1978 के बाद में क्या आए। तो जिस तरह से इंडिया के अंदर 1991 में न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, सेम ऐसे ही 1978 के बाद में चाइना के अंदर भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए। China introduced economic reforms in which it involved a strategic shift from closed economy to open economy। देखो चाइना की भी पहले इकोनॉमी कैसी थी, क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब दरवाजे बंद हैं, चाइना ना एक्सपोर्ट करता था ना इंपोर्ट करता था, दोनों ही चीजें नहीं करता था, तो क्लोज्ड इकोनॉमी थी। अब इन रिफॉर्म्स के बाद में चाइना की इकोनॉमी भी कैसी बन गई, इंडिया की तरह ओपन इकोनॉमी। चाइना एक्सपोर्ट भी करने लगा और चाइना इंपोर्ट भी करने लगा। तो ये जो रिफॉर्म्स थे इन्हें हम दो फेजेस के अंदर डिस्कस करेंगे। पहला फेज जो है उसके अंदर जो रिफॉर्म्स आए थे वो बेसिकली कौन से सेक्टर में आए थे, एग्रीकल्चरल सेक्टर में। तो देखो एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर चाइना में क्या चल रहा था, कम्यून सिस्टम चल रहा था, यानी कि कलेक्टिव फार्मिंग चल रही थी। 26,000 कम्यून्स थे जिसके अंदर पूरी की पूरी फार्मिंग पॉपुलेशन कवर हो चुकी थी। ये लोग कलेक्टिवली लैंड को कल्टीवेट करते थे। ये कम्यून सिस्टम फार्मिंग का खत्म कर दिया गया, रिफॉर्म आया, कम्यून सिस्टम खत्म कर दिया गया। कम्यून लैंड वाज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पीसेस ऑफ लैंड्स एंड अलोकेटेड टू इंडिविजुअल हाउसहोल्ड्स। ये जो कम्यून लैंड है, एक ग्रुप का लैंड है, इस लैंड को छोटे छोटे से पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया और डिवाइड करके इंडिविजुअल्स को दे दिया गया। समझ में आया कि भाई कलेक्टिव फार्मिंग का जो सिस्टम था उसे खत्म करा गया, जो कम्यून लैंड था उसे छोटे छोटे से पीसेस में डिवाइड किया गया और इंडिविजुअल हाउसहोल्ड्स को अलॉट कर दिया। फार्मर्स वर नॉट गिवन ओनरशिप राइट ऑफ द लैंड, दे वर अलॉटेड लैंड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ फार्मिंग। यहां पर एक बात और, भाई इंडिविजुअल हाउसहोल्ड्स को लैंड्स अलॉट कर दिए गए बट फार्मर्स को इन लैंड का ओनर नहीं बताया गया। फार्मर्स को इन लैंड पर ओनरशिप राइट नहीं मिला। फार्मर्स से बोला गया कि भाई आप इस पे खेती बाड़ी करो, आप इस पे कल्टीवेशन करो, जो भी इनकम जनरेट होती है वो भी आप अपने पास में रख लो, बस आप हमें तो हमारा टैक्स पे कर दो, हमें तो हमारे टैक्स से मतलब है। और हाँ, आपको सिर्फ अपनी इनकम मिलेगी, आपको इस लैंड की ओनरशिप नहीं मिलेगी, आप इस लैंड के ओनर यानी कि मालिक नहीं कहलाओगे। तो समझ में आ गया कि क्या हुआ था, जो कम्यून सिस्टम था उस कम्यून सिस्टम को खत्म किया गया। जो कम्यून लैंड था, कलेक्टिव लैंड था, उसे छोटे छोटे से पीसेस में डिवाइड किया गया और हर छोटा छोटा पीस इंडिविजुअल हाउसहोल्ड को अलॉट कर दिया गया। उन इंडिविजुअल हाउसहोल्ड्स को उसकी ओनरशिप नहीं मिली, उन्हें बोला गया आप इस पे कल्टीवेशन करो, खेती बाड़ी करो, जो इनकम जनरेट होती है वो आपने अपने पास में रख लो, हमें बस हमारे टैक्स से मतलब है, हमें हमारा टैक्स दे देना। सेकंड जो रिफॉर्म्स आए वो सेकंड रिफॉर्म्स आए हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर। इन द सेकंड फेज रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। जो सेकंड फेज था उसके अंदर रिफॉर्म्स आए थे इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस वर अलाउड टू अंडरटेक प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। जिस तरह से पहले गुड्स प्रोडक्शन करने का राइट सिर्फ किसके पास में था, पब्लिक सेक्टर के पास में था, अब प्राइवेट सेक्टर को भी एनकरेज किया गया, भाई आप भी प्रोडक्शन कर सकते हो। दिस गेव टफ कंपटीशन टू स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। जिस तरह से हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस को पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बोलते हैं, सेम ऐसे ही चाइना में गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस को स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस बोलते हैं। तो जो प्राइवेट सेक्टर को बोल दिया गया आप भी इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश कर सकते हो, आप भी प्रोडक्शन कर सकते हो, तो प्राइवेट सेक्टर ने गवर्नमेंट सेक्टर को एक अच्छा खासा कटथ्रोट कंपटीशन दिया। ड्यूअल प्राइसिंग सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड। अच्छा, ड्यूअल प्राइसिंग सिस्टम आया। क्या कहता है ये सिस्टम ड्यूअल प्राइसिंग का, कि दो तरह की प्राइसेस होंगी। फार्मर्स को बोला गया और इंडस्ट्रीज के मालिकों को बोला गया कि भाई जो नेसेसरी आइटम्स है उनकी प्राइस तो हम ही डिसाइड करेंगे, सरकार ही डिसाइड करेगी कि आपको ये आइटम्स कितनी प्राइस पर बेचने हैं, बट उसके अलावा जो सारे आइटम्स हैं उनकी प्राइस डिमांड और सप्लाई के हिसाब से डिसाइड होगी। डिमांड ज्यादा है तो प्राइस ज्यादा, डिमांड कम है तो प्राइस कम, यानी कि प्राइस आप खुद डिसाइड कर सकते हो। तो फार्मर्स एंड इंडस्ट्रीज वर टू सेल एंड परचेज एसेंशियल आइटम्स ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। फार्मर्स से बोला गया, इंडस्ट्रीज को बोला गया कि भाई जो एसेंशियल आइटम्स हैं उनकी सेल और परचेज तो आप सरकार की फिक्स करी हुई प्राइसेस पर ही कर सकते हो, बट उसके अलावा जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो आप खुद प्राइस डिसाइड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जैसा कि कंट्री के अंदर चलता है, डिमांड बढ़ती
है प्राइजेस बढ़ जाती हैं, डिमांड कम होती है प्राइजेस कम हो जाती हैं, तो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से डिसाइड कर लोगे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वर सेट अप टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जैसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं सेल्स भी सेटअप करे गए कंट्री के अंदर फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। अब सेल्स क्या होता है, देखो ये एक पूरी की पूरी कंट्री है, कंट्री का जो बैकवर्ड एरिया होता है, जो रिमोट एरियाज होते हैं, हर स्टेट के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो बैकवर्ड एरियाज होते हैं, उन बैकवर्ड एरियाज को घोषित कर दिया जाता है सेस। क्या कहते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर अगर आप इंडस्ट्री स्टैब्लिश करोगे, अगर आप फैक्ट्री डालोगे, तो सरकार आपको एनकरेज करती है कि भाई आप इन बैकवर्ड एरियाज के अंदर, इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर इंडस्ट्री स्टैब्लिश करो। यहाँ अगर आप इंडस्ट्री स्टैब्लिश करोगे तो हम आपसे टैक्स भी कम लेंगे, आपका जो बिजली का बिल है वो भी कम आएगा, आप अगर इंपोर्ट कर रहे हो कोई भी रॉ मटेरियल वगैरह तो उस पर भी आपको टैक्सेस कम देने पड़ेंगे। तो सरकार बहुत सारे बेनिफिट्स देती है, लोगों को एनकरेज करती है कि आप इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करो। तो क्या है सेस, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इज एन एरिया within the country where business and trade rules are different from rest of the country। देखो ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, ये कंट्री के वो एरियाज हैं जहां पर बिजनेस के और ट्रेड के जो रूल्स हैं वो कंट्री के बाकी एरियाज से डिफरेंट होते हैं। अगर बाकी एरियाज पर अच्छा खासा टैक्स लग रहा है, फैक्ट्रीज को अच्छा खासा टैक्स देना पड़ रहा है, तो सेल्स के अंदर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर जो इंडस्ट्रीज हैं उन्हें कम टैक्स देना पड़ेगा, उनका बिजली पानी का बिल भी कम आएगा। द बिजनेस ऑपरेटिंग इन सेल्स गेट द एडवांटेज ऑफ लोअर टैक्सेस। वो बिजनेस जो सेल्स में ऑपरेट होते हैं उन्हें कम टैक्स देना पड़ता है, कम टैरिफ देना पड़ता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर उनका टैक्स कम लगता है। सरकार ऐसा क्यों कर रही है, बैकवर्ड एरियाज को जो सरकार है वो सेल्स एरियाज घोषित कर देती है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बोल देती है और लोगों को एनकरेज करती है कि आप बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्री स्टैब्लिश करो ताकि उन एरियाज का भी डेवलपमेंट हो। बिजनेस ऑपरेटिंग इन सेल्स आर कंडक्टिव ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इन एरियाज में जो बिजनेस स्टैब्लिश होते हैं बहुत सारे, फिर यहाँ पर फैक्ट्रीज वगैरह खुलती हैं, फैक्ट्रीज खुलेंगी तो ऑब्वियस सी बात है दूसरी कंट्रीज भी हमारी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करेंगी, तो हमारे पास में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आता है। समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं भाई पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी के बारे में। हम लोग इंडिया की स्ट्रेटेजी हम लोगों ने देख ली, चाइना की स्ट्रेटेजी हम लोगों ने देख ली, चाइना की स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब है पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी। पाकिस्तान ग्रोथ स्ट्रेटेजी वाज सिमिलर टू इंडिया। जो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी है वो इंडिया से ही सिमिलर है। पाकिस्तान ने भी कौन सी इकोनॉमी अपनाई, मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां पर प्राइवेट सेक्टर भी होता है जिसका मेन मोटिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और जहां पर गवर्नमेंट यानी कि पब्लिक सेक्टर भी होता है जिसका मेन मोटिव है सोशल वेलफेयर। इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पाकिस्तान अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। जिस तरह से हम लोगों ने इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी अपनाई थी, कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई थी, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी, की भाई ना हम एक्सपोर्ट करेंगे ना हम इंपोर्ट करेंगे, वैसी ही स्ट्रैटेजी पाकिस्तान ने भी अपनाई जिसे बोला जाता है इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। कि भाई हम जिन चीजों का इंपोर्ट कर रहे हैं क्यों ना वैसा का वैसा क्लोज सब्सटीट्यूट, उसके जैसा का जैसा प्रोडक्ट हम लोग हमारी ही कंट्री में बना लें ताकि हमें इंपोर्ट ना करना पड़े, क्योंकि इंपोर्ट करते हैं तो हमें हमारी फॉरेन करेंसी जाती है, हमें यूएस डॉलर में पे करना पड़ता है। तो पाकिस्तान ने भी सेम स्ट्रैटेजी अपनाई, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी, जिसे बोला जाता है इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, कि इंपोर्ट नहीं करेंगे, वैसा का वैसा प्रोडक्ट हम खुद के नेशन में ही बना लेंगे, खुद की कंट्री में ही बना लेंगे ताकि हमारा फॉरेन करेंसी का रिजर्व बचा हुआ रहे, और हम लोग हमारे डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज हैं उन्हें भी इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट नहीं करने देंगे, क्योंकि पाकिस्तान को डर लग रहा था कि उसका जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज का प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनल मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज वर गिवन प्रोटेक्शन, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन दिया गया। प्रोटेक्शन कैसे, कि भाई एक्सपोर्ट ना करो, अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपका प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो प्रोटेक्शन दिया गया फॉरेन कंपटीशन से बाय वे ऑफ हैवी ड्यूटी ऑन इंपोर्ट्स, कि अगर आप इंपोर्ट करोगे तो आपको बहुत ज्यादा टैक्सेस देने पड़ेंगे, एक्सपोर्ट करोगे तो भी बहुत ज्यादा टैक्सेस देने पड़ेंगे, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ही बिल्कुल बंद कर दिया था। कंपीटिंग इंपोर्ट्स वर कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट। ऐसे इंपोर्ट्स जो हमारे प्रोडक्ट के साथ में यानी कि पाकिस्तान के प्रोडक्ट के साथ में कॉम्पीट कर रहे थे उन्हें कंट्रोल किया गया कि आप इंपोर्ट नहीं करोगे, सरकार ने सारी चीजें मैनेज करी। ग्रीन रिवॉल्यूशन पाकिस्तान के अंदर भी आया था, जिसकी वजह से एक अच्छा खासा चेंज देखने को मिला था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जिस प्रकार इंडिया के अंदर इंक्रीज हुआ था ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में, सेम वैसे ही पाकिस्तान के अंदर भी इंक्रीज हुआ।
कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज वर नेशनलाइज्ड, जो कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्रीज थी, बड़ी बड़ी हैवी इंडस्ट्रीज थी, आयरन इंडस्ट्री हो गई, स्टील इंडस्ट्री हो गई, इस तरह की इंडस्ट्रीज को पाकिस्तान ने क्या कर दिया, नेशनलाइज कर दिया। नेशनलाइज मतलब सारी की सारी स्टेट की कर दी कि ये स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं, सरकार इन्हें चलाएगी। ड्यूरिंग 1980s पाकिस्तान रियलाइज्ड दैट द पेस ऑफ ग्रोथ वाज डिक्रीजिंग। 1980 के अंदर पाकिस्तान ने रियलाइज करा कि जो उसका ग्रोथ का पेस है, यानी कि जो उसकी ग्रोथ की रेट है, वो रेट डिक्रीज होती जा रही है, पाकिस्तान उतना ग्रो नहीं कर पा रहा। सो डी नेशनलाइजेशन, उसने दोबारा से इंडस्ट्रीज को डी नेशनलाइज कर दिया, यानी कि जो गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज थी उन्हें प्राइवेट एंटरप्राइजेस को सेल कर दिया, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को सेल कर दिया। इंडिया की तरह वहां पर भी प्राइवेटाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, यानी कि प्राइवेट सेक्टर के रोल को इंक्रीज करा गया, सरकार के रोल को डिक्रीज करा गया, वहां की इकोनॉमी को भी फ्री करा गया। ये जो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन था ये खत्म हुआ, अब वहां की इकोनॉमी को फ्री करा गया कि आप फ्री हो, आप एक्सपोर्ट करो, इंपोर्ट करो, आप इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट करो। अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छा है तो सर्वाइव करेगा, प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो सर्वाइव नहीं करेगा। ये सारे के सारे चेंजेस पाकिस्तान में भी आए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स वर एनकरेज टू बूस्ट द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दूसरी कंट्री से इन्वेस्टमेंट आए, इसे भी एनकरेज करा गया ताकि कंट्री की ग्रोथ और कंट्री का डेवलपमेंट हो। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि इंडिया ने क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई। देन चाइना की स्ट्रैटेजी की बात करें तो प्री 1978 और पोस्ट 1978 में स्ट्रैटेजीज डिवाइडेड थी। प्री 1978 दो चीजें हुई, ग्रेट लीप फॉरवर्ड और ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन। और पोस्ट 1978 क्या हुआ, रिफॉर्म्स आए, पहले एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसके बाद में हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर। फिर हम लोगों ने देख लिया भाई पाकिस्तान ने क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई। अब बात करते हैं एक्सपीरियंसेस एंड अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। देखो अभी तक हम लोगों ने क्या करा, अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि तीनों कंट्रीज ने क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई, चाइना ने क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई, इंडिया ने क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई और पाकिस्तान ने क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई। अब हमें क्या करना है, अब हम इन तीनों इकोनॉमीज को कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि भाई कौन सी इकोनॉमी आगे चल रही है, कौन सी इकोनॉमी पीछे चल रही है। तो तीनों इकोनॉमीज को हम लोग कंपेयर करेंगे अलग अलग इंडिकेटर्स के बेसिस पर, यानी कि अलग अलग आधार के बेसिस पर, अलग अलग बेस के बेसिस पर हम लोग इन तीनों नेशंस को कंपेयर करने वाले हैं। 3 indicators on the basis of which comparative performance of the economies of India, China and Pakistan is studied are, हम लोग तीनों कंट्रीज की इकोनॉमीज को कंपेयर करेंगे 3 इंडिकेटर्स के बेसिस पर। इंडिकेटर्स मतलब ये आधार है, इन आधार के बेसिस पर हम लोग इन तीनों कंट्रीज को कंपेयर करने वाले हैं। तो पहला बेस है हमारा, पहला इंडिकेटर है डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स के अंदर चीजें आ जाती है जैसे पॉपुलेशन की, कौन सी कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा है, किसकी पॉपुलेशन कम है। इसके अंदर आ जाता है डेंसिटी, कि किस कंट्री के अंदर भीड़ ज्यादा है, किस कंट्री के अंदर भीड़ कम है। सेक्स रेशियो आ जाता है कि अगर 1000 मेल्स हैं तो 1000 मेल्स के सामने कितनी फीमेल्स हैं, तो डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। देन हम लोग देखेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड सेक्टोरल चेंजेस। हम लोग तीनों नेशंस को कंपेयर करेंगे उनके जीडीपी के बेसिस पर कि किस कंट्री का जीडीपी ज्यादा है, किसका जीडीपी कम है। सेक्टोरल चेंजेस देखेंगे कि कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर पर शिफ्ट किया जाता है, तो कौन सी कंट्री पहले शिफ्ट करी, कौन सी कंट्री ज्यादा अच्छे से एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर पर शिफ्ट कर पाई, इन सब चीजों के बेसिस पे कंपैरिजन करेंगे। और लास्ट आता है इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के बेसिस पर भी हम लोग कंपैरिजन करेंगे कि भाई किसकी लिटरेसी रेट ज्यादा है, किसकी लिटरेसी रेट कम है, किसके अंदर पॉवर्टी ज्यादा है, किसके अंदर पॉवर्टी कम है, कहाँ के लोगों को ज्यादा अच्छा न्यूट्रिशन मिल पा रहा है, कहाँ के लोगों को कम न्यूट्रिशन मिल रहा है, कहाँ पर वाटर सप्लाई अच्छी है, कहाँ पर वाटर सप्लाई बुरी है। तो तीनों बेसिस पर हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या है, डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। क्या है डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स, तो देखो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भाई किसकी पॉपुलेशन ज्यादा है, किसकी पॉपुलेशन कम है। फिर बात करेंगे एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की, किसकी पॉपुलेशन कितनी रेट से ग्रो कर रही है। देन डेंसिटी, देन आता है सेक्स रेशियो, देन आता है फर्टिलिटी रेशियो और एक है अर्बनाइजेशन। वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन किसके अंदर गिवन है हमारी, मिलियन के अंदर। तो इंडिया की पॉपुलेशन है 1352 मिलियन, चाइना की है 1393 मिलियन और पाकिस्तान की पॉपुलेशन है 212 मिलियन। तो देखकर समझ में आ रहा है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है, चाइना की। सेकंड नंबर पर आता है हमारा इंडिया और थर्ड नंबर पर आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान की पॉपुलेशन बहुत कम है और यहाँ का ज्योग्राफिकल एरिया भी बहुत कम है।
सेकंड बात करते हैं एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन जिस स्पीड से ग्रो कर रही है उसकी हम लोग बात करते हैं। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की पॉपुलेशन इस रेट से ग्रो कर रही है, चाइना की पॉपुलेशन कम रेट से ग्रो कर रही है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा रेट से ग्रो कर रही है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर पाकिस्तान की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा रेट से ग्रो कर रही है, यहाँ की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, बट वो कितनी भी इंक्रीज हो जाए वो इंडिया और चाइना को पीछे नहीं छोड़ सकती, क्योंकि इंडिया और चाइना की पहले ही पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। जबकि चाइना की पॉपुलेशन जो है वो सबसे कम रेट से ग्रो कर रही है। उसके पीछे रीजन है कि चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दी थी। क्या लागू कर दी थी? वन चाइल्ड पॉलिसी, की भाई आपके एक ही चाइल्ड होना चाहिए, अगर आपके एक से ज्यादा चाइल्ड होंगे तो वहां का कुछ हाउस होल्ड सिस्टम होता है, उसके अंदर जो सेकंड चाइल्ड है उसको लीगली माना नहीं जाता कि ये सेकंड चाइल्ड लीगली एग्जिस्ट करता है। तो जो सेकंड चाइल्ड होगा उसे गवर्नमेंट की फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी, अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी, एजुकेशन की फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी, अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब है तो आपको निकाल दिया जाएगा, बहुत ज्यादा फाइन्स और पेनल्टी चार्ज करी जाएगी। तो वहां पर वन चाइल्ड पॉलिसी लागू हो गई थी, इसलिए वहां की एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कम हो गई। डेंसिटी की अगर हम बात करें तो डेंसिटी का मतलब होता है अगर हम पूरी की पूरी पॉपुलेशन को एरिया से डिवाइड कर दे, अगर हम पूरी की पूरी पॉपुलेशन को एरिया से डिवाइड कर दे तो हमें पता चलता है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में इतने एरिया के अंदर कितनी पॉपुलेशन रहती है। कुल मिला के इससे हमें पता चल जाता है कि एरिया के अंदर कितनी ज्यादा भीड़ है, क्योंकि अगर हम पॉपुलेशन को एरिया से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा इतने एरिया के अंदर कितनी पॉपुलेशन है। तो भीड़ कौन से देश में ज्यादा है? तो भीड़ सबसे ज्यादा हमारी कंट्री के अंदर है। चाइना के अंदर भीड़ कम है, पाकिस्तान में भी है। चाइना में भीड़ कम क्यों है? इसके पीछे रीजन क्या है? मायना चाइना की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, चाइना की पॉपुलेशन ज्यादा है वो तो समझ में आया, पर पॉपुलेशन के साथ साथ में चाइना का एरिया भी ज्यादा है, चाइना की ज्योग्राफिकल एरिया भी ज्यादा है, तो वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ नहीं है। बट हमारी कंट्री की डेंसिटी ज्यादा है, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर भीड़ बहुत ज्यादा है। उसके पीछे रीजन क्या है कि हमारी पॉपुलेशन तो ज्यादा है ही, पर हमारा जो एरिया है, हमारा जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो कम पड़ता है, इसकी वजह से हमारी डेंसिटी जो है वो ज्यादा है और इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। सेक्स रेशियो मतलब क्या है? अगर 1000 मेल्स है तो 1000 मेल्स के सामने कितनी फीमेल्स हैं? तो अगर इंडिया के अंदर 1000 मेल्स हैं तो उनके सामने फीमेल्स कितनी है? 924। चाइना के अंदर है 949 और पाकिस्तान में है 943। तो सेक्स रेशियो सबसे कम इंडिया का है। इसके पीछे रीजन भी है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा फीमेल फेटिसाइड होता है, जिसे बोलते हैं ना भ्रूण हत्या, कि अगर स्टमक में ही पता चल गया, अगर पहले ही पता चल गया कि जो चाइल्ड होने वाला है वो फीमेल है तो उसे किल कर दिया जाता है। इसकी वजह से हमारा सेक्स रेशियो कम है। 1000 अगर मेल्स है तो उनके सामने 924 ही फीमेल्स हैं, तो ये बहुत ही गलत है हमारी कंट्री के अंदर। फर्टिलिटी रेशियो का मतलब क्या होता है कि एक फीमेल कितने बेबीज को, कितने चिल्ड्रन को बर्थ दे सकती है। तो ये जो फर्टिलिटी रेशियो है वो हमारी कंट्री का है 2.2, पाकिस्तान का सबसे ज्यादा है 3.6 और ये चाइना का और भी कम है, मैंने बता दिया क्योंकि वहां पर वन चाइल्ड पॉलिसी आ गई थी, वहां पर ज्यादा बर्थ नहीं किए जाते। तो अभी फिलहाल फर्टिलिटी रेशियो जो है वो पाकिस्तान का सबसे ज्यादा है। अर्बनाइजेशन का मतलब है कि कितनी परसेंट पॉपुलेशन रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में आ चुकी, अर्बनाइज्ड हो चुकी। तो इंडिया के अंदर 34% पॉपुलेशन अर्बनाइज्ड हो चुकी है। चाइना में सबसे ज्यादा 59% पॉपुलेशन, मतलब ये समझ लो 60% पॉपुलेशन अर्बनाइज्ड हो चुकी है, रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में आ गई। और पाकिस्तान में 37% पॉपुलेशन। अब इसको और डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखो, इंडिया एंड चाइना आर अ हैबिटेट ऑफ नियरली 38% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन। दुनिया की जितनी भी पॉपुलेशन है, मतलब जो 100% पॉपुलेशन है ना हमारी, उसमें से जो 38% पॉपुलेशन है, दुनिया की जो 100% पॉपुलेशन है उसमें से 38% पॉपुलेशन तो कुल मिला के इंडिया और चाइना में ही रह रही है। इससे समझ में आता है कि हम दोनों कंट्रीज की, इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। पॉपुलेशन इंडिया की मैंने बता दिया 1352 मिलियन है, जो कि पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन की 18% है। पूरी दुनिया की जो 100% पॉपुलेशन है उसमें से 18% पॉपुलेशन तो इंडिया में ही रह रही है। जबकि अगर चाइना की बात करें तो चाइना की पॉपुलेशन है 1393 मिलियन, जो कि पूरी दुनिया की पॉपुलेशन की 20% है। तो हम चाइना से ज्यादा दूर नहीं है, चाइना ने तो फिर भी काबू पा लिया है। चाइना के अंदर तो वन चाइल्ड पॉलिसी आ गई थी, उसके बाद में हाँ वो
पॉलिसी विड्रॉ हो गई, 2016 में 2 चाइल्ड पॉलिसी आई, 2021 में 3 चाइल्ड पॉलिसी भी हो गई। बट हाँ, हम लोग बहुत स्पीड से ग्रो कर रहे हैं, तो हम आने वाले टाइम में चाइना को पीछे छोड़ने वाले हैं। पाकिस्तान पॉपुलेशन इज 1/10 ऑफ इंडिया और चाइना। जबकि अगर हम पाकिस्तान की पॉपुलेशन की बात करें तो इंडिया या चाइना दोनों का ही देख लो, दोनों में से किसी से भी देख लो, पाकिस्तान की पॉपुलेशन चाइना या इंडिया की पॉपुलेशन की 1/10 ही है। 1/10 का मतलब अगर इंडिया की पॉपुलेशन 100 है तो 1/10 कर दो इसका, पाकिस्तान की पॉपुलेशन 10 ही होगी, तो मतलब 1/10 पार्ट ही है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम है। तो सबसे पहले हम लोगों ने पॉपुलेशन को स्टडी कर लिया। सेकंड आता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मैंने आपको बता दिया, कंट्री की जो टोटल पॉपुलेशन है अगर उसको आप कंट्री के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया से डिवाइड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इतने एरिया के अंदर कितने लोग रह रहे हैं, मतलब भीड़ का पता चल जाएगा। और बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, जिस कंट्री के अंदर भीड़ ज्यादा है उस कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। मतलब इतना पिज्जा है, खाने वाले लोग बहुत सारे हैं, तो यार मिलेगा किस किस को, किसी को शेयर नहीं मिल पाएगा। तो भीड़ अगर ज्यादा है तो कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा, आपको अच्छे हेल्थ केयर सेंटर्स की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, अच्छी एजुकेशनल फैसिलिटीज नहीं मिलेगी, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। तो चाइना की डेंसिटी बहुत ही ज्यादा कम है इंडिया और पाकिस्तान के कंपैरिजन में। चाइना में भीड़ कम है क्योंकि चाइना का ज्योग्राफिकल एरिया बहुत ज्यादा है, चाइना बहुत बड़ा है। पॉपुलेशन डेंसिटी चाइना की कितनी है, 148 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। वहां पर 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, 148 लोग ही रहते हैं। जबकि इंडिया के अंदर 1 स्क्वायर किलोमीटर में, 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, 455 पर्सन्स। तो हमारे यहाँ पर भीड़ बहुत 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 ज्यादा है। पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की भी कोई कम नहीं है। 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, 275 लोग रहते हैं। Low density of population means less stress on countries' natural resources. It increases living standard of people and promotes sustainable development. बिल्कुल, जितनी ज्यादा population density कम होगी, जैसे चाइना के अंदर density कम है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में इतने ही लोग रहते हैं, यानी कि अगर भीड़ कम है तो भैया नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा, कम स्ट्रेस होगा। इंडिया के अंदर भीड़ बहुत ज्यादा है, इतना सा एरिया है, लोग इतने सारे रह रहे हैं, तो हम लोग पेड़ भी काटते हैं, हम हमारे एनवायरमेंट को भी नुकसान पहुंचाते हैं, हम पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा करते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है ये डेंसिटी। तो हम लोग हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर पाते हैं, इसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी डाउन जाता है। देखो, मतलब एक पिज्जा है, खाने वाला एक जना है तो उसको पूरा मिल जाएगा। एक पिज्जा है, खाने वाले 2 जने हैं तो दोनों आधा आधा ले लेंगे। बट एक पिज्जा है, खाने वाले 10 जने हैं, तो सब कैसे शेयर करेंगे यार, कितना कितना सा मिलेगा। वही बात है, इतना एरिया है, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, तो सारे के सारे रिसोर्सेज सब लोगों को नहीं मिल सकते। एजुकेशन के लिए आपको लाइनों में खड़ा रहना पड़ेगा, आपको एग्जाम्स देने पड़ेंगे। कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट होगा क्योंकि कंपनीज जो है, एमएनसीज जो है, वो सिर्फ क्रीम को हायर करती है जो उनके लिए बेस्ट है। तो कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है और ऐसे में हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी नहीं कर सकते। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतना ज्यादा एनवायरमेंट का नुकसान होगा, नेचुरल रिसोर्सेज को खत्म किया जाएगा, एनवायरमेंट के अंदर पॉल्यूशन होगा, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपने आप ही कोई मतलब पॉसिबल ही नहीं है कंट्री के अंदर। तो डेंसिटी समझ में आ गया। फिर बात करते हैं फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट मतलब ऑन एन एवरेज एक फीमेल कितने बच्चों को जन्म दे सकती है, वो कितने चाइल्ड कर सकती है। तो चाइना की फर्टिलिटी रेट कम है इंडिया और पाकिस्तान के कंपैरिजन में, क्योंकि चाइना में क्या आ गई थी, 1 चाइल्ड पॉलिसी। अब थोड़ा सा पढ़ लो इसके बारे में भी। 1 चाइल्ड पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन चाइना इन 1979। चाइना के अंदर 1 चाइल्ड पॉलिसी आई 1979 में टू एड्रेस द इशू ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, क्योंकि चाइना ने रियलाइज करा कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा स्पीड से ग्रो कर रही है। तो चाइना 1979 में 1 चाइल्ड पॉलिसी ले आया था। इसमें चाइना ने क्या करा कि भाई अगर आप 2nd चाइल्ड करोगे तो अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब है तो आपकी गवर्नमेंट जॉब आपसे छीन ली जाएगी, आपकी गवर्नमेंट जॉब हम लोग वापस ले लेंगे। तो इस तरह की पॉलिसी लाई गई। ये पॉलिसी बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थी कि अगर आपने 2nd चाइल्ड करा तो आपको एक तो पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, अगर आपने पेनल्टी पे नहीं करी, आपने फाइन नहीं भरा, तो जो आपका 2nd चाइल्ड है उसको हम लोग चाइना वाले, चाइना के हाउस होल्ड सिस्टम, वहां का एक नेशनल हाउस होल्ड सिस्टम होता है, उसके अंदर उस बच्चे को लीगल नहीं मानेंगे। हम लोग मानेंगे नहीं कि बच्चा वो लीगली एग्जिस्ट करता है और उसको बहुत सारी सरकार की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, फॉर एग्जाम्पल हेल्थ केयर फैसिलिटीज, एजुकेशनल फैसिलिटीज। तो इस तरह की पॉलिसी लाई गई थी चाइना के अंदर 1979 में। आफ्टर दिस पॉलिसी, इस पॉलिसी की हेल्प से जो चाइना की पॉपुलेशन थी ना, जो ग्रोथ रेट थी
वो एकदम से आधी हो गई। चाइना की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी 1.33% 1979 में इस पॉलिसी के टाइम पर, और 2017 के अंदर ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी ये गिर के आधी हो गई 0.46%। बट चाइना डिसकंटिन्यूड दिस पॉलिसी इन 2016 के अंदर चाइना ने इस पॉलिसी को खत्म कर दिया। द प्रपोर्शन ऑफ द एल्डरली पीपल हैड स्टार्टेड इंक्रीजिंग इन कंपैरिजन टू यंगर पॉपुलेशन। ऐसा क्यों करा? क्योंकि जब चाइना ये पॉलिसी लेकर आया तो उसके बाद में लोग एक एक बच्चा ही कर रहे थे। अब ऐसा करने से क्या हुआ, चाइना के अंदर जो बुजुर्ग लोग थे उनकी संख्या तो बढ़ गई, जो एल्डर लोग थे उनकी संख्या तो बढ़ गई, और यंग एज वाले लोग जो यंगस्टर्स थे उनकी संख्या कम हो गई, उनका नंबर कम हो गया। अब देखो प्रोडक्शन कौन करता है? बुजुर्ग लोग थोड़ी ना प्रोडक्शन करते हैं, वो थोड़ी ना जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, वो तो रिटायर हो गए। प्रोडक्शन करते हैं यंगस्टर्स, यंगस्टर्स की पॉपुलेशन कम हो गई तो कंट्री का जीडीपी अपने आप गिरेगा। चाइना ने रियलाइज करा भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, तो चाइना ने इस पॉलिसी को खत्म करा और 2016 में चाइना लेकर आया 2 चाइल्ड पॉलिसी। अब आप 2 चाइल्ड कर सकते हो। ड्यू टू हाई प्रेफरेंस ऑफ अ मेल चाइल्ड, देखो आज भी दूसरे देशों में भी होता है, तो हम चाइना की बात करें वहां पर मेल चाइल्ड को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, फीमेल्स को उतनी प्रेफरेंस नहीं देते। हमारी कंट्री के अंदर भी होता है, आप सबको पता है। अगर हम अर्बन एरियाज में रह रहे हैं तो फिर भी इतना देखने को नहीं मिलता, स्टिल अर्बन एरियाज में भी होता है, रूरल एरियाज में और भी ज्यादा है। फीमेल्स को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, मेल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो वो लोग जिनके एक सिंगल चाइल्ड था, और वो सिंगल चाइल्ड भी क्या थी, लड़की थी, तो इसकी वजह से लोगों के अंदर बहुत ज्यादा सोशल डिस्कंटेंटमेंट हो रहा था। एक दुख की बात थी कि हमारे एक लड़की है, लोगों की सोच के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, और इसकी वजह से एक गैप भी आ गया था नंबर ऑफ मेल्स और नंबर ऑफ फीमेल्स के बीच में, कि बेसिकली अगर फीमेल्स होती हैं वॉर्म के अंदर मदर के पास में बर्थ से पहले, तो उसे किल कर दिया जाता है, तो फीमेल्स का रेशियो कम हो रहा है, मेल्स का रेशियो बढ़ रहा है, तो ये एक गैप भी आ रहा था। तो चाइना ने सोचा भाई हमें इस 1 चाइल्ड पॉलिसी को खत्म करना पड़ेगा। अब हर फैमिली फ्री है कि वो 2 चिल्ड्रन कर सकती है, और बाद में 2021 के अंदर तो 3 चाइल्ड पॉलिसी हो गई, 3 बच्चे भी करे जा सकते हैं। तो समझ में आ गया फर्टिलिटी रेट, और इसी के साथ में मैंने आपको 1 चाइल्ड पॉलिसी भी बता दिया। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ। बेटा कंफ्यूज मत हो ना, अभी हम लोग ये पूरी टेबल ही डिस्कस करें, जैसे पॉपुलेशन देखा हम लोगों ने, डेंसिटी देखा हम लोगों ने, तो इसी तरह से फर्टिलिटी रेशियो देखा हम लोगों ने, यही सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो फर्टिलिटी रेट मैंने बता ही दिया आपकी, चाइना की कम है सबसे, क्योंकि वहां पर 1 चाइल्ड पॉलिसी थी। पाकिस्तान ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी हाई, सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो पाकिस्तान की है। बट हाँ, पाकिस्तान की कितनी भी इंक्रीज हो जाए वो शायद इंडिया और चाइना को पीछे नहीं छोड़ पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन अभी भी बहुत कम है। इंडिया ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज ऑल्सो हाई, इंडिया की ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन बिल्कुल बहुत ज्यादा है, और फ्यूचर के अंदर हम लोग चाइना को बिल्कुल आराम से पीछे छोड़ सकते हैं। हम लोग फर्स्ट कंट्री बन सकते हैं जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। अभी चाइना फर्स्ट नंबर पर है, इंडिया सेकंड नंबर पर है, बट हम लोग चाइना को पीछे छोड़ सकते हैं। फिर बात करें अर्बनाइजेशन की, तो अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शिफ्ट फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज। जब लोग रूरल एरिया से शिफ्ट होकर अर्बन एरियाज में आके रहने लगते हैं, माइग्रेट होते हैं इन सर्च ऑफ जॉब वगैरह, तो उसे बोलते हैं अर्बनाइजेशन। इट ऑल्सो इंडिकेट स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन द कंट्री। देखो जब अर्बनाइजेशन होता है तो गांव के अंदर लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर काम करते हैं। वो लोग जब अर्बन एरियाज के अंदर आते हैं तो वो कौन से सेक्टर में काम करने लगते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, यानी कि वो फैक्ट्रीज के अंदर रोजगार ढूंढते हैं। तो यहां पर अगर अर्बनाइजेशन हो रहा है तो इसकी वजह से स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है, मतलब लोग एक सेक्टर से, एग्रीकल्चर सेक्टर से कौन से सेक्टर पर शिफ्ट कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर पर शिफ्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, जो वर्कफोर्स है वो एग्रीकल्चर से कौन से सेक्टर पर आ रही है, इंडस्ट्रियल सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, जिसे हम लोग सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। इन इंडिया 34% पॉपुलेशन अर्बनाइज हो चुकी है, जबकि चाइना के अंदर 59, मतलब ये समझ लो 60% पॉपुलेशन अर्बनाइज हो चुकी है, और पाकिस्तान में 37% पॉपुलेशन अर्बनाइज हो चुकी है। तो चाइना का रिकॉर्ड सबसे ज्यादा है, 59% पॉपुलेशन अर्बनाइज हो चुकी है। इसका मतलब चाइना ने एग्रीकल्चर के अलावा भी अदर एरियाज के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करी हैं। वहां पर एग्रीकल्चर के अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ग्रो कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत ग्रो कर रहा है, इसकी वजह से वहां की पॉपुलेशन जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर काम करती है। तो चाइना का बेटर रिकॉर्ड है इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड एग्रीकल्चर। चाइना ने बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करी हैं, कौन से सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं।
फिर आता है हमारे पास में सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो का मतलब है कि अगर 1000 मेल्स हैं तो 1000 मेल्स के सामने कितनी फीमेल्स हैं। इट मींस नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, पर 1000 मेल्स के हिसाब से कितनी फीमेल्स हैं। ये तीनों ही कंट्रीज में बायस्ड है। देखो बायस्ड कब नहीं होता, जब 1000 मेल्स हैं तो 1000 ही फीमेल्स होती, तब हम इसे बायस्ड नहीं मानते 1000 मेल्स हैं तो फीमेल्स 990 होती, तब हम इसे बायस्ड नहीं मानते। बट ये तीनों कंट्रीज के अंदर ही बायस्ड है। लेट मी शो यू सेक्स रेशियो कि इंडिया के अंदर अगर 1000 मेल्स हैं तो फीमेल्स 924, चाइना में 949, पाकिस्तान में 943, तो तीनों कंट्रीज में बायस्ड है, भेदभाव है। सेक्स रेशियो इंडिया के अंदर सबसे कम है चाइना और पाकिस्तान के कंपैरिजन में, क्योंकि फीमेल फेटिसाइड होता है, भ्रूण हत्या होती है। अगर पता चल जाता है कि जो वॉर्म में है चाइल्ड वो फीमेल है तो उसे किल कर दिया जाता है। हालांकि आज तो इलीगल है बट स्टिल बहुत सारी जगह पर ये इस तरह की प्रैक्टिसेस देखने को मिलती हैं। तो ये हम लोगों ने हमारा फर्स्ट वाला डिस्कस कर लिया, डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। सेकंड इंडिकेटर आता है हमारे पास में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड सेक्टोरल चेंजेस की। अब हम लोग जीडीपी के बेसिस पे कंपैरिजन करेंगे, जीडीपी के बेसिस पर और सेक्टोरल चेंजेस के बेसिस पर। सेक्टोरल मतलब अलग अलग सेक्टर्स के बेसिस पर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और टर्चरी सेक्टर के बेसिस पर। सबसे पहले बात करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बेसिस पर। तो देखो ये आपके सामने टेबल है, जीडीपी ग्रोथ रेट की हम लोग बात कर रहे हैं। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी थी, 5.7% थी 1980 से 1990 के बीच में, जो कि इंक्रीज होके हो गई 7.3% 2015-2017 के डेटा के अकॉर्डिंग, तो ये इंक्रीज हुई। चाइना की बात करें तो 10.3 थी जो डिक्रीज हो गई और कितनी हो गई 6.8। पाकिस्तान की बात करें जो 6.3% थी वो डिक्रीज होके हो गई 5.3। तो टेबल को देख के एक बात समझ में आ गई कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट इंक्रीज हुई है, चाइना और पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट डिक्रीज हुई है। अभी हम लोग रीजंस भी डिस्कस करेंगे, पहले ये समझ में आना जरूरी था। साइज ऑफ द इकोनॉमी की बात करें कि कौन सा देश बड़ा है कौन सा देश छोटा है, तो चाइना सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड की। पूरे वर्ल्ड की जितनी भी इकोनॉमीज है, जितने भी देश हैं, उनमें से चाइना सेकंड नंबर पर आता है। इसकी जीडीपी कितनी है, 22.5 ट्रिलियन डॉलर। इसकी जीडीपी की वैल्यू कितनी है, 22.5 ट्रिलियन डॉलर। इंडिया की अगर बात करें तो हमारी जीडीपी की वैल्यू है 9.03 ट्रिलियन डॉलर, जो कि चाइना से बहुत कम है। और पाकिस्तान के जीडीपी की बात करें तो वो और भी कम है, इट इज 0.94 ट्रिलियन डॉलर, जो कि इंडिया से भी बहुत ज्यादा कम है। तो डेटा देखो एग्जाम में पर्टिकुलरली पूछा नहीं जाता, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं ना कि मैम एग्जाम में डेटा पूछा जाएगा, तो एग्जाम में डेटा नहीं पूछा जाता। बट फिर भी इस तरह के चैप्टर्स के अंदर अगर आप टेबल बना के आओगे, अगर आप थोड़ा बहुत भी डेटा लिख कर आओगे तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है यार टीचर के दिमाग पर। टीचर को भी इतना डेटा याद नहीं होता, मुझे भी याद नहीं होगा, किसी और टीचर से पूछोगे तो किसी और टीचर को भी इतना डेटा याद नहीं है। स्टिल अगर आप एग्जाम में थोड़ा बहुत लिख कर आते हो, एक अच्छा इंप्रेशन जाता है कि बच्चा पढ़ के आया है, नंबर अच्छे मिलेंगे, सिंपल सी बात है। इंडिविजुअली क्वेश्चन में आपसे कभी डेटा नहीं पूछा जाएगा। फिर बात करते हैं ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी। ग्रोथ रेट ऑफ बोथ चाइना एंड पाकिस्तान हैज डिक्लाइन। मैंने आपको बता दिया चाइना और पाकिस्तान दोनों की जीडीपी रेट जो है वो डिक्रीज हुई है, जबकि इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज हुई है पहले 1980 से 1990। यानी कि 1990 मतलब जो हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी 1991, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उससे पहले हमारी ग्रोथ रेट 5.7 थी। उसकी वजह से इंक्रीज होकर हमारी ग्रोथ रेट कितनी हो गई 7.3%। तो हमारी इंक्रीज हुई, चाइना पाकिस्तान की डिक्रीज हुई। रीजन भी देख लो आपकी बुक के अंदर छोटे छोटे से बॉक्सेस में गिवन है, वो भी बता देती हूँ। बच्चे बोलते हैं मैम और डिटेल में बता दो। तो रीजंस फॉर स्लो डाउन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन चाइना, चाइना की ग्रोथ क्यों कम हुई, इसके पीछे क्या क्या कारण है। स्लो डाउन इन द ग्लोबल इकोनॉमी, एक तो पूरी की पूरी ग्लोबल इकोनॉमी ही हमारी थोड़ी सी डाउन गई है। पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर ही रिसेशन आया था तो उसका इंपैक्ट चाइना की इकोनॉमी पर भी पड़ा। इंक्रीजिंग प्रोपेंसिटी टू सेव, प्रोपेंसिटी टू सेव मतलब अब वहां के लोगों के अंदर सेविंग हैबिट ज्यादा डेवलप हो गई है, वो सेव ज्यादा करते हैं। सेव ज्यादा करते हैं मतलब वो कंजम्पशन कम करते हैं, खर्चा कम करते हैं। खर्चा कम करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कंट्री का जीडीपी डिक्रीज होगा। हम लोगों ने पढ़ा है ना, सेविंग्स अगर बढ़ जाती है मतलब खर्चा कम हो रहा है, खर्चा जैसे ही कम होता है तो कंट्री का जीडीपी अपने आप गिरने लगता है। करप्शन और अदर क्राइम्स भी वहां पर ज्यादा है। अभी कोविड वाली सिचुएशन में भी आप लोगों ने देखा, सब लोगों ने बताया कि हाँ भाई चाइना की ही गलती थी, वहां से ही वो वायरस आया था, बहुत सारी चीजें हैं। तो करप्शन ज्यादा है। जितनी भी वहां की स्किल्ड लेबर है वो लोग आजकल माइग्रेट होने लग गए हैं और माइग्रेट होकर दूसरी कंट्रीज में जाके काम करने लग गए हैं, तो वहां पर प्रोडक्शन अपने आप कम होगा। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की भी प्रॉब्लम है, वहां पर एनवायरमेंट को भी सेव नहीं रखा जा रहा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसी सिचुएशन नहीं है। पॉपुलेशन ज्यादा है तो एनवायरमेंट पर भी जोर पड़ता है, एनवायरमेंट को पल्यूट करा जा रहा है। तो ये सारे रीजन है जिनकी वजह से चाइना की जो ग्रोथ रेट है वो डिक्रीज हुई। अब बात करते हैं भाई पाकिस्तान की ग्रोथ रेट क्यों डिक्रीज हुई।
डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कम है, वहां के लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते, इन्वेस्टमेंट होगा तो इनकम इंक्रीज होगी, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो इनकम भी इंक्रीज नहीं होगी। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट ही कम है, खुद ही अगर आप इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश नहीं कर रहे, खुद ही अगर आप कंपनी सेटअप नहीं कर रहे, तो आपके पास में दूसरा देश भी इन्वेस्ट नहीं करेगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी वहां पर कमी है। करप्शन है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल उतार चढ़ाव वहां पर चलते रहते हैं। ड्यू टू स्लो जीडीपी, वहां का जो जीडीपी है वो स्लोली इंक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वहां की इनकम भी कम रहेगी। तो ये पूरा एक साइकिल चलता रहता है, इनकम कम है, जीडीपी कम है, जीडीपी कम है, ग्रोथ कम है, तो ये साइकिल चलता जाता है और पाकिस्तान इस साइकिल में फंस चुका है। आगे हम लोग इस चीज को और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या रीजंस है। सेकंड हम लोग बात करें तो ये हम लोगों ने पूरा का पूरा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिस्कस कर लिया। मैंने आपको बता दिया कि इंडिया तो ग्रो करा, चाइना और पाकिस्तान पीछे गए। आज भी चाइना जो है वो सेकंड नंबर पर आता है पूरी वर्ल्ड के अंदर, और रीजंस बता दिए कि चाइना की इकोनॉमी क्यों डाउन गई और पाकिस्तान की इकोनॉमी क्यों डाउन गई। अब बात करते हैं सेक्टोरल शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो मैंने बताया था यहाँ पर सेकंड क्या आएगा साथ में, सेक्टोरल चेंजेस। तो सेक्टोरल शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी, कि भाई हमारे जो 3 सेक्टर्स है कौन कौन से, एक है एग्रीकल्चर सेक्टर जिसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, एक है इंडस्ट्रियल सेक्टर जिसे हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और एक होता है सर्विस सेक्टर जिसे हम लोग बोलते हैं टर्शरी सेक्टर। इन तीनों नेशंस की जीडीपी के अंदर इनका क्या कितना कंट्रीब्यूशन है। तो सबसे पहले जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है, 16%। इंडस्ट्रियल सेक्टर का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है, 30%। सर्विस सेक्टर का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है, 54%। तो इतना डेटा आपको देखकर समझ में आया कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन कौन से सेक्टर का है, सर्विस सेक्टर का। मैं आगे इस तरह से बना रही हूँ, याद रहेगा। इंडिया के अंदर सबसे कम कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में, और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है सर्विस सेक्टर का यानी कि टर्शरी सेक्टर का। चाइना की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है 7%, इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है 41%, और सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है 52%। और पाकिस्तान की बात करें तो 24% कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर सेक्टर से, इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है 19%, अगेन टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, दैट इज 57%। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स की बात करें, ये तो हम लोगों ने बात करा है कि तीनों सेक्टर्स का जीडीपी में कितना परसेंट योगदान है, तो देखकर हमें समझ में आ गया तीनों ही कंट्रीज के अंदर जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के अंदर वो हमारे सर्विस सेक्टर का है। अब अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स कि कितनी परसेंट वर्कफोर्स, कितनी परसेंट वर्किंग पॉपुलेशन तीनों सेक्टर के अंदर अंदर है, तो इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारी 43% जो पॉपुलेशन है, हाफ से थोड़ी ही कम है, 43% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर इंगेज्ड है। फिर भी कंट्रीब्यूशन देखो जीडीपी में सिर्फ कितना सा है, 16%। 25% पॉपुलेशन हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंगेज्ड है और 32% पॉपुलेशन हमारी सर्विस सेक्टर में इंगेज्ड है। तो सबसे ज्यादा हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर पॉपुलेशन इंगेज्ड है, बट जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन सिर्फ 16% है, क्योंकि जीडीपी के अंदर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है सर्विस सेक्टर का। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है कि पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में इतनी ज्यादा है, फिर भी जीडीपी के अंदर उनका कोई अच्छा खासा योगदान देखने को नहीं मिल रहा। चाइना की बात करें तो वहां पर एग्रीकल्चर के अंदर 26% पॉपुलेशन है, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर 28% पॉपुलेशन और सर्विस सेक्टर के अंदर 46% पॉपुलेशन है। पाकिस्तान की बात करें तो 41% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर काम कर रही है, 24% इंडस्ट्रियल सेक्टर में और 35% हमारी सर्विस सेक्टर में। तो पाकिस्तान के अंदर भी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एंगेज्ड है। ऑल दीज 3 कंट्रीज शोड अ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। अब ध्यान से समझना, तीनों ही कंट्रीज ने एक अच्छा खासा स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन शो करा। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है पहले तीनों ही नेशंस जो थे वो कौन से सेक्टर पे डिपेंडेंट थे, एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट थे अपनी फैमिली का पेट भरने के लिए। अब आज की डेट में एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो मेन कंट्रीब्यूटर नहीं है जीडीपी का। आपको देखकर समझ में आ गया कि इंडिया के अंदर भी जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का है, चाइना में भी सर्विस सेक्टर का और पाकिस्तान में भी सर्विस सेक्टर का है। बट अगर हम बहुत पहले की बात करें, ये डेटा है 2018-19 का, अगर हम पहले की बात करें तो पहले तीनों ही कंट्रीज के अंदर जो मेन कंट्रीब्यूशन था वो एग्रीकल्चर सेक्टर का था जीडीपी के अंदर। तो दिस इज नोन एज सेक्टोरल ट्रांसफॉर्मेशन, जब हम एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर पर शिफ्ट कर जाते हैं। इंडिया एंड पाकिस्तान आर रिलाइंग हैवीली ऑन टर्शरी सेक्टर। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही टर्शरी सेक्टर पर ज्यादा डिपेंडेंट हैं। हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर कहीं ना कहीं लैगिंग बिहाइंड मतलब हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो पीछे रह चुका है।
चाइना इज ऑल्सो रिलाइंग ऑन टर्चरी सेक्टर। हाँ भाई, चाइना भी टर्चरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है, बट आप जरा रेशियो देखो, चाइना ने इंडस्ट्रियल सेक्टर को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंडिया और पाकिस्तान की तरह पीछे नहीं छोड़ा। तो चाइना भी टर्चरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है, बट इट्स इंडस्ट्रियल सेक्टर इज नॉट लैगिंग बिहाइंड। इसका जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो पीछे नहीं छूटा इंडिया और पाकिस्तान की तरह। इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर टू जीडीपी इज 30%, जबकि पाकिस्तान का और भी कम है 19%, बट चाइना का आज भी 41% है। तो ये शो करता है कि भाई हम लोग डायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर से कौन से सेक्टर पर शिफ्ट करें, सर्विस सेक्टर पर। पाकिस्तान भी डायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर से कौन से सेक्टर पर शिफ्ट करा, सर्विस सेक्टर पर। बट चाइना एग्रीकल्चर सेक्टर से कौन से सेक्टर पर आया, इंडस्ट्रियल सेक्टर पर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर। वहां पर सेकेंडरी सेक्टर का भी एक मेन रोल है। सेक्टोरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चाइना फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर ही बताता है कि वो एक डेवलप्ड नेशन है, वो डायरेक्टली सर्विस सेक्टर पर नहीं आया हमारी तरह और पाकिस्तान की तरह। जबकि इंडिया और पाकिस्तान डायरेक्टली प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर से कौन से सेक्टर पर शिफ्ट कर गए, टर्चरी सेक्टर पर, इंप्लाइंग दैट लेसर एम्फेसिस हैज बीन पेड टू इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन इन इंडिया एंड पाकिस्तान कंपेयर टू चाइना। हम लोगों ने हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर पर इतना फोकस नहीं करा चाइना की तरह। एक्सपेंशन ऑफ टर्चरी सेक्टर इन इंडिया इज ओइंग टू ग्लोबलाइजेशन। हमारा जो सर्विस सेक्टर है, हमारा जो टर्चरी सेक्टर है, जो आईटी सेक्टर है, वो इतना ग्रो इसलिए कर रहा है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन आ चुका है। वर्ल्ड के सारे नेशंस आपस में मिल रहे हैं और हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे स्किल्ड इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे स्किल्ड डॉक्टर्स वगैरह हैं, टीचर्स हैं, लॉयर्स हैं, सीए है। तो ऑब्वियसली बात है, हमारा जो टर्चरी सेक्टर है, जो सर्विस सेक्टर है, वो डे बाय डे ग्रो कर रहा है। अब थर्ड इंडिकेटर आता है हमारा इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसे बोला जाता है एचडीआई। क्या कहते हैं, एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। एक बार पीछे चले थोड़ा सा, पीछे हम लोगों ने देखा कि हमारे पास में 3 तरह के इंडिकेटर्स हैं। डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स देख लिया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट देख लिया हम लोगों ने, और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के साथ में हम लोगों ने सेक्टोरल चेंजेस भी देख लिया। अब थर्ड इंडिकेटर आता है हमारे पास में, इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसे बोला जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। इसमें बहुत सारी चीजें आती है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इजी है। इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स में आता क्या क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। आप सब जानते हो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है कि ऑन एन एवरेज एक आदमी कितने साल जीता है, एक एवरेज लाइफ कितने साल हो सकती है। तो ऑब्वियसली बात है, जितना ज्यादा जिएगा उतना ही अच्छा है। तो ये जितना हायर हो उतना ही बेटर है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है मतलब अच्छा है, कम है मतलब बुरा है। पहले हमारे देश की भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी। फॉर एग्जाम्पल 35 ईयर्स ऑफ एज, एक ऑन एन एवरेज एक आदमी 35 ईयर्स ही जीता था, 34 to 35 ईयर्स ही जीता था। रीजन क्या था कि बहुत सारी ऐसी डिजीजेस थी, फॉर एग्जांपल टीबी वगैरह ले लो आप, इनका कोई इन पर इलाज नहीं होता था। ये बहुत ही ज्यादा डेडली डिजीजेस थी, इनका इलाज पॉसिबल नहीं था। बट आज हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इतना इंप्रूव हो गया है, हम लोगों ने इन चीजों पे इलाज हासिल कर लिया है, तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट इंक्रीज हो गई है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी आ गया, अडल्ट लिटरेसी रेट आ गया कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं, तो ये जितना ज्यादा हो उतना ही अच्छा है। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, ये जो पॉवर्टी लाइन है, जो गरीबी रेखा है, इस गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग रह रहे हैं उनका परसेंट, तो ये जितना कम हो उतना ही अच्छा है। जितने कम लोग इस पॉवर्टी लाइन के नीचे रहे उतना ही अच्छा है, इसके ऊपर रहे तो अच्छा है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है, बच्चे का जन्म हुआ, जन्म होने से जब तक वो 1 साल का होता है, उसके बर्थ से लेकर जब तक वो 1 ईयर का होता है, तब तक अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसे बोला जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी। 1 साल तक के बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं, इन्फेंट कहते हैं। तो जब उसकी डेथ हो जाती है उसे बोला जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी। तो ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जितना कम हो उतना ही अच्छा है। पहले के टाइम पर हमारी कंट्री के अंदर ये रेट ज्यादा थी क्योंकि इलाज नहीं था, बहुत सारी चीजों का अवेयरनेस नहीं थी, आज अवेयरनेस है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का मतलब है बर्थ देते टाइम पर, डिलीवरी के टाइम पर जब मदर की डेथ हो जाती है तो उसे बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी। ऑब्वियसली बात है, ये भी जितना कम हो उतना ही अच्छा है। परसेंटेज ऑफ अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन, वो पॉपुलेशन जिन्हें प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल पा रहा, जिन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा, तो ये अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन जितनी कम हो उतना ही अच्छा है। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हैविंग एक्सेस टू इंप्रूव्ड सैनिटेशन, वो पॉपुलेशन जिन्हें प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज मिल रही है, प्रॉपर साफ सफाई मिल रही है, स्लम्स में नहीं रह रहे, वो क्लीन एरियाज के अंदर रह रहे हैं, ये चीज जितनी अच्छी हो उतना ही ज्यादा बेटर है। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हैविंग एक्सेस टू इंप्रूव्ड वाटर सोर्सेज, वो
लो पॉपुलेशन जिन्हें अच्छी वाटर फैसिलिटी मिल रही है, वाटर सोर्सेज अवेलेबल हैं, तो ये परसेंटेज भी जितना ज्यादा हो उतना ही अच्छा है। परचेजिंग पावर पैरिटी, हमारी परचेजिंग पावर, परचेज करने की क्षमता, हमारे हाथ में इतना पैसा होना चाहिए कि हम लोग कंजम्पशन कर सकें, तो ये भी जितना ज्यादा हो उतना ही बेटर है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन सब चीजों के बेसिस पर बनाया जाता है। जिस कंट्री की ये सारी चीजें अच्छी हैं वो कंट्री डेवलप्ड है, जिस कंट्री की ये सारी चीजें अच्छी नहीं है वो कंट्री डेवलप्ड नहीं है। अब इस टेबल के थ्रू समझ में आएगा। देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो सबसे आगे है चाइना, चाइना से पीछे है इंडिया, और उससे भी पीछे है पाकिस्तान। मतलब इतनी स्टडी करके आपको समझ में आ गया होगा अभी तक कि सबसे आगे चाइना चल रहा है, सेकंड नंबर पे इंडिया चल रहा है, और थर्ड नंबर पर चल रहा है हमारा पाकिस्तान। रैंक की बात करें, जो पीछे हम लोगों ने इंडिकेटर्स देखे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, इसके बेसिस पर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के बेसिस पर रैंक दी जाती है। तो चाइना की रैंक हमसे आगे है, 87th रैंक है, हमारी रैंक है 130, और पाकिस्तान की रैंक है 154th। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें, ऑन एन एवरेज एक पर्सन कितने साल जीता है, तो चाइना के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज है 76.9, हमारे यहाँ पर ये है 69.7 ईयर्स एक आदमी जीता है, और पाकिस्तान के अंदर एक आदमी ऑन एन एवरेज जीता है 67.3 ईयर्स। एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, कितने साल बच्चे को स्कूलिंग की फैसिलिटी मिलती है, वो स्कूल जाता है। परसेंट एज्ड 15 एंड अबव, की 15 साल से ऊपर अगर बच्चा है तो भी वो स्कूल जा रहा है, ये भी सबसे ज्यादा चाइना के अंदर है। हम चाइना से पीछे हैं और पाकिस्तान हमसे भी पीछे है। ग्रॉस पर कैपिटा इनकम की, पर पर्सन की इनकम ऑन एन एवरेज कितनी है, तो ये चाइना के अंदर है, चाइना से पीछे हम हैं, हमसे पीछे पाकिस्तान है। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, वो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, वो लोग हैं जिन्हें अपनी लाइफ की बेसिक नीड्स भी नहीं पूरी कर पाते, जो अपनी लाइफ की बेसिक रिक्वायरमेंट्स, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ, इन्हें वो फैसिलिटी भी नहीं मिल पा रही। तो चाइना के अंदर सिर्फ इतनी ही पॉपुलेशन है जो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रही है, जबकि इंडिया के अंदर ये पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है और पाकिस्तान के अंदर ये पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। सबसे ज्यादा परसेंटेज पाकिस्तान का है, बट स्टिल एक बात कहूं, फिर भी सबसे ज्यादा पुअर लोग इंडिया के अंदर रहते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है? इंडिया के अंदर कितने परसेंट लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं? 21.9, मतलब ये समझ लो 22% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं। और आप ये देखो कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है, हमारी इतनी सारी पॉपुलेशन है, उसमें से इतने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं, तो सबसे ज्यादा गरीब तो हमारे ही देश में रह रहे हैं ना। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब अगर 1000 बर्थ हुए, उन 1000 बर्थ्स में से बच्चा 1 साल का हुआ, उससे पहले पहले उस बच्चे की डेथ हो गई, तो चाइना के अंदर 7.4 बच्चों की डेथ हो जाती है जब तक वो 1 ईयर के हुए हैं तब तक। इंडिया के अंदर ये रेशो बहुत ज्यादा है, समझ लो 30 बच्चों की डेथ हो जाती है 1000 में से, और पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा है, अगर 1000 बच्चे पैदा हुए हैं तो उसमें से 57 बच्चों की डेथ हो जाती है जब तक वो 1 ईयर के भी नहीं हो रहे। तो दिस इज ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मतलब मदर की डिलीवरी के टाइम पर, जब वो बेबी को डिलीवर कर रही है उस टाइम उसकी डेथ होती है, उसे बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। अगर 1 लाख बर्थ्स हो रहे हैं तो उसके अंदर से 29 मदर्स की, 1 लाख बर्थ अगर हो रहे हैं, 1 लाख डिलीवरीज हो रही हैं, तो 29 मदर्स की डेथ होती है चाइना के अंदर, 133 मदर्स की डेथ होती है इंडिया के अंदर, और स्टिल ये नंबर पाकिस्तान में और भी ज्यादा है 140, बट इंडिया पाकिस्तान से कुछ बहुत ज्यादा आगे नहीं है इस नंबर के अंदर। पीपल यूजिंग बेसिक सैनिटेशन, कितने परसेंट लोगों को बेसिक सैनिटेशन फैसिलिटी मिल रही है, साफ सफाई वगैरह? चाइना के अंदर 75% पॉपुलेशन को बढ़िया सैनिटेशन फैसिलिटी मिल रही है, इंडिया के अंदर 60% और पाकिस्तान में भी 60%। पीपल यूजिंग बेसिक ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, लोगों को प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई मिल रही है, 96% लोगों को मिल रही है चाइना में, इंडिया में 93% लोगों को, और पाकिस्तान में 91% लोगों को। परसेंटेज ऑफ अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन, कितने बच्चे अंडर नरिश्ड हैं? तो चाइना में 8.1% बच्चे अंडर नरिश्ड हैं जिन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, जो कुपोषण का शिकार है, माल न्यूट्रिशन। और इंडिया के अंदर 37.9 यानी कि 38% बच्चे ऐसे हैं जो अंडर नरिश्ड हैं, जिन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, जो माल नरिश्ड हैं, कुपोषण का शिकार है। उनके साथ में बहुत सारी उन बच्चों को डिजीजेस होती हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर पॉवर्टी ज्यादा है। और पाकिस्तान में भी 37.6 यानी कि 38% बच्चे ऐसे हैं जो अंडर नरिश्ड हैं। तो समझ में आ गया, पूरे डेटा को देखकर आपको समझ में आ गया होगा, सबसे आगे चाइना है,
चाइना से पीछे इंडिया है, इंडिया से पीछे है पाकिस्तान। चाइना हैज हायर एचडीआई रैंक, चाइना की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक हमसे ज्यादा है, क्योंकि चाइना का ग्रॉस नेशनल पर कैपिटा इनकम भी हमसे ज्यादा है, हमसे भी ज्यादा है, पाकिस्तान से भी ज्यादा है। चाइना हैज परफॉर्म बेटर देन इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर हेल्थ इंडिकेटर्स लाइक मोर्टेलिटी रेट की अगर हम बात करें तो चाइना हम दोनों से आगे है, इंडिया और पाकिस्तान से। सैनिटेशन की बात करें तो चाइना हमसे बेटर है, न्यूट्रिशन की बात करें तो हमसे बेटर है, एजुकेशन और पॉवर्टी दोनों ही केसेस में चाइना हमसे बेटर है। इंडिया हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल अमंग द थ्री नेशंस, तीनों कंट्रीज की अगर हम बात करें तो हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा पुअर लोग हैं। परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इज हाईएस्ट इन पाकिस्तान, मैंने बताया बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग रह रहे हैं उनका परसेंटेज पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा है, फिर भी इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा पुअर पीपल है। रीजन क्या है? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा है। बोलते हैं वर्ल्ड के सबसे ज्यादा पुअर लोग हमारी कंट्री के अंदर रहते हैं। तो ये हो गया हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसके साथ में एक छोटी सी चीज और बताती हूँ। देखो बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं, इनके बेसिस पर अगर आप रैंकिंग कर रहे हो ना, तो ये जो रैंकिंग वाला सिस्टम है ना, ये सिस्टम इनकम्प्लीट है, क्योंकि इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के इंडिकेटर के अंदर आप बहुत सारी चीजों को इंक्लूड नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, चाइना के अंदर जो स्टेट ने बोल दिया वही बात एज इट इज मानी जाएगी, वहां की जनता कुछ नहीं कर सकती। जबकि इंडिया के अंदर क्या है, अगर गवर्नमेंट ने कुछ करा, लोगों को वो चीज पसंद नहीं आती, लोग आवाज उठाते हैं, लोग प्रोटेस्ट करते हैं, लोग स्ट्राइक्स करते हैं। यहाँ पर फ्रीडम टू स्पीक है, हम लोग अपना हमारा जो ओपिनियन है वो फ्रीली सरकार के सामने रख सकते हैं। हमें कोई चीज पसंद नहीं आती, हम आवाज उठा सकते हैं, तो फ्रीडम टू स्पीच है, हम लोग हमारी बात रख सकते हैं। बट चाइना के अंदर ये चीज नहीं है। चाइना के अंदर तो स्टेटिज्म है बेसिकली, आज भी देखा जाए तो वहां पर सरकार जो बोलती है वही सुनना है, लोग कुछ नहीं कर सकते, सरकार जो बोल रही है वही फाइनल डिसीजन है, एक तरह से डिक्टेटरशिप हो गई। तो लोग बोलते हैं भाई अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के बेसिस पर ही रैंक दे रहे हो तो वो गलत है, बहुत सारी और भी चीजें हैं। तो एक लिबर्टी इंडिकेटर्स भी होते हैं, आप उन चीजों को भी तो कंसिडर करो। लिबर्टी इंडिकेटर्स रेफर्स टू मेजर्स of the extent of demographic participation in the social and political decision making। demographic indicators बताते हैं कि भाई कितना लोग सोशली और पॉलिटिकल डिसीजंस के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये कहता है भाई इंडिया के लोग जो हैं वो सोशली और पॉलिटिकली जो सरकार है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बल्कि चाइना के लोग वहां पर उन चीजों में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। HDI does not include parameters of liberties like political liberty of participating in state administration and सोशल लिबर्टी ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड रिलेटेड ह्यूमन राइट्स। ये क्या कहता है भाई, जो ऊपर हम लोगों ने देखा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिकेटर्स जो हम लोगों ने देखे, ये नहीं बताते कि कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो स्टेट के अंदर, जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी है, कोई भी चाहे तो वो इलेक्शन लड़ सकता है अपने लेवल पर, वो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर इंक्लूड हो सकता है। तो ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं वो लिबर्टी के बारे में बात नहीं करते, लिबर्टी यानी कि फ्रीडम के बारे में बात नहीं करते कि भाई पॉलिटिकल लिबर्टी होनी चाहिए, कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन सरकार के अंदर हम इंटरफेयर कर सकते हैं। सोशल लिबर्टी नहीं है, यहाँ पर सोशल लिबर्टी की बात नहीं करी गई है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात नहीं करी गई है, ह्यूमन राइट्स की बात नहीं करी गई है। तो ये कहता है ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिकेटर्स हैं ये इनकम्प्लीट है अगर इसके अंदर लिबर्टी इंडिकेटर्स नहीं आते, क्योंकि ये चीज इंडिया के अंदर है। इंडिया के अंदर हम लोग फ्री हैं, हम लोग सरकार के अंदर इंटरफेयर कर सकते हैं, हम लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं, हम सरकार के डिसीजंस के अगेंस्ट जा सकते हैं, राइट टू फ्रीडम है, हम लोग जो चाहें वो बोल सकते हैं, राइट टू स्पीच है, हम लोग फ्री हैं। ये सारी की सारी चीजें चाइना के अंदर नहीं है, तो ये भी इंक्लूड होना चाहिए। छोटा सा टॉपिक था, मैंने आपको बता दिया। तो दो चीजें हम लोगों ने अभी तक पढ़ी। सबसे पहले हम लोगों ने स्ट्रेटजीज पढ़ी तीनों कंट्री की, फिर हम लोगों ने तीनों कंट्रीज का कंपैरिजन पढ़ा तीन अलग अलग बेसिस पर। कौन कौन से बेसिस पर हम लोग ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं? सबसे पहले हम लोगों ने डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स के बेसिस पर पढ़ा, फिर हम लोगों ने जीडीपी और सेक्टोरल चेंजेस के बेसिस पर पढ़ा, अभी हम लोगों ने इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट भी देखा, छोटा सी मैंने आपको लिबर्टी इंडिकेटर्स भी बता दिए, फ्रीडम के बारे में भी बता दिया कि इंडिया के अंदर फ्रीडम है, हम लोग सरकार के अंदर इंटरफेयर कर सकते हैं। लास्ट एक छोटा सा पॉइंट है हमारा डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज। हम लोग तीनों ही कंट्रीज की डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी को एक अप्रेजल देखेंगे कि क्या क्या अच्छा हुआ, क्या क्या बुरा हुआ। कुल मिला के हम लोग अब एक कंक्लूजन करने वाले हैं कि क्या क्या हुआ, क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई, क्या क्या पॉजिटिव साइड से, क्या क्या बैकवर्ड साइड से,
कुल मिला के एक कंक्लूजन हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चाइना की बात करते हैं। चाइना के अंदर रिफॉर्म्स आए थे 1978 के अंदर। मैंने आपको बताया था प्री 1978 क्या हुआ और पोस्ट 1978 क्या हुआ। तो पोस्ट 1978 रिफॉर्म्स आए थे जिनकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज हुई। द रिफॉर्म्स इन चाइना वर डिक्टेटेड बाय द थॉट प्रोसेस ऑफ द चाइनीज लीडरशिप इटसेल्फ। खुद जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी थी उसी ने सोचा कि भाई जो पहले चल रहा था कम्यून सिस्टम हो गया, बैकयार्ड में इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करो, वो सब नहीं चलेगा। उन लोगों ने खुद नहीं सोचा भाई हमें रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। इट वॉज रियलाइज्ड बाय द लीडरशिप दैट द माओइस्ट स्ट्रेटेजी ऑफ ग्रोथ वॉज नॉट गिविंग द डिजायर्ड रिजल्ट। उन लोगों ने खुद ने ही रियलाइज करा, जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स थे उन लोगों ने रियलाइज करा कि पहले जो माओ जेडोंग की स्ट्रेटेजी चल रही थी कि भाई बैकयार्ड में इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करो, कम्यून सिस्टम होगा, वो माओइस्ट स्ट्रेटेजी अब नहीं चलेगी। उसकी वजह से हमें डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। तभी पोस्ट 1978 मैंने आपको बताया सबसे पहले एग्रीकल्चर के अंदर रिवॉल्यूशन आए और कम्यून सिस्टम को हटाया गया। फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी रिफॉर्म्स आए और उसके अंदर बोला गया भाई प्राइवेट सेक्टर भी अब प्रोडक्शन कर सकता है, और प्राइवेट सेक्टर ने गवर्नमेंट सेक्टर को एक अच्छा खासा कंपटीशन दिया। डोमेस्टिक कैंपेन ऑफ ग्रेट लीप फॉरवर्ड एंड लैंड रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। मैंने बता ही दिया चाइना के अंदर ग्रेट लीप फॉरवर्ड आया था, बहुत सारे रिफॉर्म्स आए थे बड़े स्केल के ऊपर। पीपल वर टोल्ड टू सेट अप इंडस्ट्रीज इन देयर बैकयार्ड्स। लोगों को बोला गया था आप अपने बैकयार्ड, अपने घर के पीछे वाले एरिया के अंदर इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करो। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी सेटअप करे गए थे ताकि वहां पर ह्यूज इन्वेस्टमेंट हो, लोग एनकरेज हो के उन एरियाज के अंदर इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करें। अलग अलग एफर्ट्स डाले गए, इन्वेस्टमेंट करी गई हेल्थ केयर सेंटर को इंप्रूव करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए। Foreign direct investment worked as a solution for all the problems for the Chinese economy. Foreign direct investment को encourage करा गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप हुए, वहां पर इंडस्ट्री सेटअप हुई, दूसरी कंट्रीज ने पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करा तो फॉरेन करेंसी आई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ। इसकी वजह से चाइनीज इकोनॉमी ग्रो करने लगी एंड चाइना इमर्ज्ड एज अ एपिसेंटर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इन द वर्ल्ड। आज वर्ल्ड के अंदर चाइना जो है वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी का एक एपिसेंटर है। चाइना एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है, जिससे दूसरे देश भी बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करते हैं, हम भी बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करते हैं। A cost benefit analysis of each reform was made at initial level and then resources were allocated for the success and better results. जब भी कोई रिफॉर्म आता था तो उस रिफॉर्म को पहले चेक करा जाता था, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस चेक करा जाता था कि भाई अगर ये रिफॉर्म आ रहा है, अगर हम ये चेंज लेकर आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म लाए, इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिफॉर्म्स आए, तो पहले चेक करा गया भाई इन रिफॉर्म्स का क्या तो नुकसान होगा, क्या तो हमारी कॉस्ट आएगी, और इन रिफॉर्म से क्या हमें बेनिफिट होंगे, और उसके बाद में इन रिफॉर्म्स के लिए रिसोर्सेज को एलोकेट किया गया, इन पर पैसा लगाया गया। तो चाइना का हम लोगों ने रिवाइज कर लिया। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में रिफॉर्म्स आए थे 1988 के अंदर। These reforms failed to sustain the pace of growth. इन रिफॉर्म्स की हेल्प से भी जो पाकिस्तान है उसकी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पाई। प्रायर टू द रिफॉर्म्स, रिफॉर्म से पहले देखो क्या बताया कि पाकिस्तान के अंदर रिफॉर्म्स कब आए 1988 के अंदर, बट इन रिफॉर्म्स की हेल्प से भी जो पाकिस्तान की इकोनॉमी थी वो ग्रो नहीं कर पाई, वो डाउन ही रही। प्रायर टू रिफॉर्म्स, रिफॉर्म से पहले 1988 के अंदर द प्रपोर्शन ऑफ declined from 40% in 5% in 1980। रिफॉर्म से पहले 1960 के अंदर पुअर लोगों का प्रपोर्शन कितना था, 40% लोग पुअर थे, और ये परसेंटेज डिक्रीज हो गया था, ये परसेंटेज डिक्रीज होकर 25% हो गया था 1980 के अंदर। रिफॉर्म से पहले की बात है, बट इन रिफॉर्म्स के बाद में दोबारा से पुअर लोगों का जो प्रपोर्शन है वो इंक्रीज हो गया। जीडीपी ग्रोथ रेट वाज लोअर इन 1990 यानी कि रिफॉर्म्स के बाद में भी जो पाकिस्तान है उसकी ग्रोथ रेट कम ही थी। पाकिस्तान शोड अ साइन ऑफ ग्रोथ व्हेन इट रिकॉर्डेड जीडीपी ग्रोथ ऑफ 5.5% इन द ईयर 2017-18। अभी तक हम लोगों ने देखा कि रिफॉर्म्स के बाद में पाकिस्तान की इकोनॉमी उल्टा डाउन चली गई थी, बट हाँ थोड़ा बहुत रिलीफ मिला था पाकिस्तान को 2017-18 के अंदर। 2017-18 के अंदर पाकिस्तान की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो आई थी 5.5%, जो काफी इंप्रूव थी। मैन्युफैक्चरिंग एंड टर्शरी सेक्टर आल्सो ग्रू एट द रेट ऑफ 4.9% एंड 6.2% ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसी पीरियड में पाकिस्तान का मैन्युफैक्चरिंग यानी कि जो सेकेंडरी सेक्टर है और जो टर्शरी सेक्टर है यानी कि जो सर्विस सेक्टर है वो भी ग्रो करा था। इसकी ग्रोथ रेट थी 4.9% और 6.2%। तो ये कुछ टाइम का रिलीफ पाकिस्तान को मिला था, बट ओवरऑल पाकिस्तान इकोनॉमी हैज शोन साइंस ऑफ लो ग्रोथ रेट आफ्टर रिफॉर्म्स। बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो जब रिफॉर्म्स आ
गए थे 1988 में, उसके बाद में पाकिस्तान की इकोनॉमी डाउन ही गई है, वहां की इकोनॉमी में लो ग्रोथ के साइंस ही देखने को मिले हैं। मेन रीजंस क्या है पाकिस्तान की इकोनॉमी डाउन जा रही है उसके पीछे? इट फेल टू रियलाइज दैट सिग्निफिकेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल चेंजेस इन एग्रीकल्चर। पाकिस्तान ने एग्रीकल्चर सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए कोई खास काम नहीं करा। जैसे इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, पाकिस्तान में भी आया था। हमारे यहाँ पर हम लोगों ने फार्मर्स को चीप रेट्स पर क्रेडिट अवेलेबल करवाया, बहुत सारे इरिगेशन की फैसिलिटीज डेवलप करवाई कि भाई हम लोग रेनफॉल पर ही डिपेंडेंट नहीं है, अगर रेनफॉल ना हो तो भी हमारे पास में आर्टिफिशियल मींस हैं इरिगेशन के। तो हम लोगों ने बहुत कुछ करा, बट पाकिस्तान की इकोनॉमी ने कोई अच्छे खासे इंस्टीट्यूशनल चेंजेस नहीं करे एग्रीकल्चर के अंदर। तो जो एग्रीकल्चर आउटपुट है वो हमेशा फ्लक्चुएटिंग ही रहा कि कभी इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है, कभी इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है, विच लेड टू डिक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। अब अगर उसका एग्रीकल्चर आउटपुट इंक्रीज डिक्रीज होता जा रहा है, मान लो किसी साल बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया, तो ऑब्वियस ही बात है पाकिस्तान अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा, तो उसकी वजह से उसके एक्सपोर्ट्स गिर गए तो फॉरेक्स रिजर्व गिर गया, यानी कि फॉरेन करेंसी का रिजर्व गिर गया, क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे पास में दूसरे देश की करेंसी आती है, तो उसकी वजह से उसके फॉरेक्स रिजर्व्स भी गिर गए। पाकिस्तान हैज टू रिलाई ऑन बोरोइंग्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पाकिस्तान को दूसरे देशों से पैसा बोरो करना पड़ रहा था अपनी फॉरेक्स नीड्स को पूरा करने के लिए, क्योंकि भाई अगर कुछ इंपोर्ट करना है तो भी फॉरेन करेंसी की जरूरत है, तो उसे दूसरे देशों से बोरो करना पड़ रहा था। पाक इकोनॉमी हैज आल्सो फेल्ड टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस। जिस तरह से पाकिस्तान ने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को इंप्रूव नहीं करा, वहां पर इंस्टीट्यूशनल चेंजेस नहीं आए, इसी तरह से पाकिस्तान ने अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी डेवलप नहीं करा, वहां पर भी स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस डेवलप नहीं हुआ। ग्रोइंग रिलायंस ऑन एक्सटर्नल बोरोइंग्स, जो पाकिस्तान है वो एक्सटर्नल बोरोइंग्स पर ही डिपेंडेंट है, और इसकी वजह से जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो डेट ट्रैप में फंस चुकी है। इतना दूसरे देशों से पैसा बोरो कर लिया है कि उन्हें पैसा रिटर्न करना पॉसिबल नहीं है। तो ये जो डेट का ट्रैप होता है, जो कर्जे का साइकिल होता है, इसके अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमी डूब चुकी है। दोबारा से कहीं ना कहीं पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो पॉवर्टी के अंदर जा रही है। तो मैंने आपको चाइना के बारे में बता दिया, पाकिस्तान के बारे में बता दिया, पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा और बताती हूँ, आपकी बुक के अंदर गिवन है री एमर्जेंस ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान, की पाकिस्तान के अंदर दोबारा से पॉवर्टी आ रही है। देखो इंडिपेंडेंस के बाद से ही जो पाकिस्तान है वो कौन सी स्ट्रैटेजी पर था? प्रोटेक्शन। वो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर रहा था फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, जैसे इंडिया ने करा था इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी कि ना हम इंपोर्ट करेंगे ना हम एक्सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान ने भी वही चीजें करी, उसने अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करा। हालांकि ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से थोड़ा बहुत अच्छा खासा चेंज देखने को मिला था, जैसे इंडिया के अंदर चेंज देखने को मिला था, फिर भी पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट थी वो कम ही रही। रिफॉर्म्स आए पाकिस्तान के अंदर 1988 के अंदर, और जो पाकिस्तान की क्लोज्ड इकोनॉमी थी, यानी कि जो लोग एक्सपोर्ट भी नहीं कर रहे थे, इंपोर्ट भी नहीं कर रहे थे, वो इकोनॉमी अब क्या बन गई? ओपन इकोनॉमी बन गई। वो भी इंडिया की तरह जिस तरह से हम लोगों ने करा कि अब पाकिस्तान एक्सपोर्ट भी करने लगा, इंपोर्ट भी करने लगा। एक्सपोर्ट कर रहा है, खुद के प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में उतार रहा है कि भाई अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो सर्वाइव करेगा, नहीं अच्छा तो सर्वाइव नहीं करेगा। इंपोर्ट भी करने लगा नेसेसरी आइटम्स का, फॉरेन कंपटीशन को एनकरेज करा गया। इनिशियली पाक इकोनॉमी गॉट बेनिफिट्स फ्रॉम दीज रिफॉर्म्स। शुरुआती के अंदर तो ये जो रिफॉर्म्स आए थे, जो चेंजेस आए थे कि इकोनॉमी को क्लोज्ड से ओपन कर दिया, इन रिफॉर्म्स की वजह से अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिला, बट धीरे धीरे इकोनॉमी दोबारा से पॉवर्टी की मोड के अंदर स्लिप होती गई, इकोनॉमी दोबारा पॉवर्टी के अंदर जाने लगी। इसीलिए 2011 के अंदर इंडिया और चाइना की ग्रोथ रेट कितनी थी? 8.4% और 9.5%। इंडिया की ग्रोथ रेट कितनी थी? 8.4%। चाइना की कितनी थी ग्रोथ रेट? 9.5%, हमारे से थोड़ी सी ही ज्यादा, बट पाकिस्तान की ग्रोथ रेट सिर्फ कितनी थी? 2.6% पर एनम। तो समझ में आया कि पाकिस्तान की इकोनॉमी दोबारा से पॉवर्टी के अंदर जा रही है। रीजंस क्या है इस बात के पीछे? मैंने बता दिया पीछे भी आपको। पाकिस्तान ने एग्रीकल्चर सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए एग्रीकल्चर के अंदर कोई इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस नहीं करे। जो एग्रीकल्चर आउटपुट है वो हमेशा वॉलेटाइल रहा। वॉलेटाइल मतलब फ्लक्चुएटिंग, कभी इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है, कभी इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो रेनफॉल पर डिपेंडेंट है। किसी साल अच्छी रेनफॉल हो गई, अच्छा मानसून है तो अच्छी हार्वेस्ट हो जाएगी, किसी साल अच्छा मानसून नहीं है, अच्छी रेनफॉल नहीं हुई तो अच्छा प्रोडक्शन नहीं होगा, और इसी की वजह से पाकिस्तान एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाएगा। किसी साल खुद ही अगर कम प्रोडक्शन कर रहा है तो एक्सपोर्ट क्या करेगा? तो अपने आप फॉरेन करेंसी का रिजर्व भी नीचे जाएगा। फॉर इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिक्वायरमेंट्स, दूसरी कंट्री की जो करेंसी होती है फॉरेक्स रिजर्व की रिक्वायरमेंट के लिए जो पाकिस्तान है वो दूसरे देशों पर डिपेंडेंट है। रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड, कि दूसरे देशों से पैसा आ जाए, भाई दूसरे देशों से हमें कुछ डोनेशन टाइप मिल जाए, दूसरे देशों से फ्री में पैसा आ जाए, या फिर वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा बोरो कर लेता है, डेट ले लेता है, या फिर उसकी जो वॉलेटाइल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, जो उसका इंक्रीज डिक्रीज होता हुआ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस
प्रोड्यूस है, कभी किसी साल थोड़ा बहुत ढंग का हो गया तो उसे एक्सपोर्ट करके वो फॉरेन करेंसी कमा लेता है। लैक ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी कम है, और इसी वजह से जो सरकार है वो लॉ और ऑर्डर पे पैसा ज्यादा खर्च करती है। लॉ और ऑर्डर पे पैसा ज्यादा खर्च कर रही है मतलब सरकार कंट्री के डेवलपमेंट पे पैसा कम खर्च कर रही है। समझ में आया? कंट्री के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, सरकार को लॉ और ऑर्डर पे पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ता है, कंट्री की सुरक्षा पे पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ता है। पाकिस्तान इज स्पेंडिंग मोर फंड्स ऑन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम। डिफेंस सिस्टम, कंट्री की सुरक्षा के लिए डिफेंस सिस्टम पर पाकिस्तान पैसा ज्यादा खर्च कर रहा है, वहीं कंट्री के डेवलपमेंट पर पैसा इतना खर्च नहीं कर रहा। तो यही रीजन है कि पाकिस्तान के अंदर दोबारा पॉवर्टी आ रही है। तो चाइना देख लिया, पाकिस्तान देख लिया, इंडिया का देख लो। इंडिया की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई हमारी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा बुरी भी नहीं थी, तो हमारी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा अच्छी भी नहीं थी। वी आर फार अहेड पाकिस्तान, हम पाकिस्तान से तो बहुत आगे हैं, बट फार बिहाइंड चाइना, हम चाइना से बहुत पीछे हैं। क्योंकि हम लोगों ने देख लिया नंबर 1 पे कौन आ रहा है? चाइना। नंबर 2 पे कौन आ रहा है दोनों में से? इंडिया। और नंबर 3 पे कौन आ रहा है? हमारा पाकिस्तान। तो हम लोगों ने देख लिया हम पाकिस्तान से तो बहुत आगे हैं, बट चाइना से हम लोग बहुत पीछे हैं। जीडीपी ऑफ पाकिस्तान इज जस्ट 11% ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया। समझना ध्यान से, अगर इंडिया की जीडीपी 100 है तो पाकिस्तान की जीडीपी हमारी जीडीपी की 11% ही है। अगर इंडिया की जीडीपी 100 है तो पाकिस्तान की जीडीपी सिर्फ कितनी है? 11। वहीं इंडिया की जो जीडीपी है वो 41% है चाइना की जीडीपी की। अगर चाइना की जीडीपी 100 है तो इंडिया की जीडीपी उसकी सिर्फ कितनी है? 41% ही है। अगर चाइना की जीडीपी 100 है तो हमारी जीडीपी कितनी है? 41। तो समझ में आ गया कि हम पाकिस्तान से आगे हैं बट चाइना से पीछे हैं। इंडिया इज फार बिहाइंड चाइना, हम लोग चाइना से पीछे हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पॉलिटिकल विल टू पुश द इकोनॉमी अहेड। क्यों? क्योंकि इतनी शायद पॉलिटिकल विल ही नहीं है, हमारी सरकार शायद इतने एफर्ट्स नहीं डाल पाती। रीजन क्या है? चाइना में तो सरकार ने जो बोल दिया वो लोग एज इट इज फॉलो करेंगे। चाइना में स्टेटिज्म है, लोगों ने अगर सरकार ने कुछ बोला है तो लोगों को वो फॉलो करना पड़ेगा। एक पॉलिटिकल विल है कि कंट्री को मॉडर्नाइज करना है, कंट्री को ग्रो करना है, बट हमारे यहाँ पर सरकार की भी इतनी नहीं चल पाती। अगर सरकार कोई पॉलिसी लाती है हमारे फेवर में ला रही है, फिर भी हम लोगों का नेचर ऐसा है कि हम लोग अगेंस्ट जाते हैं सरकार के, हम लोग स्ट्राइक्स वगैरह करते हैं, हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं। तो शायद पॉलिटिकल विल भी नहीं है, सरकार भी इतना जोर नहीं डाल पाती इकोनॉमी को पुश करने के लिए। ऑल्सो इंडिया चाइना से पीछे है इन एक्सरसाइजिंग इट्स एनफोर्समेंट ड्राइव। एनफोर्समेंट ड्राइव का मतलब है कि अगर चाइना के अंदर कोई लॉ आया है, कोई पॉलिसी आई है, कोई प्रोग्राम आया तो बहुत अच्छे से एनफोर्स होगा, बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट होगा, बहुत अच्छे से लागू होगा। बट हम लोग चीजों को अच्छे से एनफोर्स, अच्छे से लागू नहीं कर पाते, इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। वी लैग बिहाइंड। लैग बिहाइंड का मतलब है हम लोग पीछे रह जाते हैं, हमारी जो हम लोगों ने पॉलिसीज बनाई हैं, जो प्रोग्राम्स बनाए हैं, उनको एनफोर्स करने में, उन्हें लागू करने में। द रीजन इज दैट इंडिया फॉलो अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। क्योंकि इंडिया के अंदर क्या है? डेमोक्रेसी है। अगर सरकार कोई पॉलिसी लाई है, अगर सरकार कोई प्रोग्राम लाया है, तो अगर सरकार उसे लागू करना भी चाहती है तो कई बार लोग उसे लागू नहीं होने देते, लोग आवाज उठाते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग फ्री हैं, फ्रीडम टू स्पीक है यहाँ पर। बट चाइना के अंदर ऑटोक्रेटिक प्रोसेस है। ऑटोक्रेटिक मतलब जो सरकार ने बोला वही होगा, लोग कुछ नहीं बोल सकते। एक तरह से तानाशाही है, सरकार ने बोल दिया, लोगों को उसे एज इट इज फॉलो करना पड़ेगा। बट फिर भी अगर देखा जाए तो यार डेमोक्रेटिक प्रोसेस ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर हम सिटीजन्स को ज्यादा फ्रीडम मिलती है, सरकार हमारे सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है, जबकि वहां पर ये सोशल वेलफेयर नहीं है, ऑटोक्रेसी है, तानाशाही है। एक तरह से जो सरकार ने बोला लोगों को वो एज इट इज फॉलो करना पड़ेगा। तो आज के चैप्टर में कुल मिला के हम लोगों ने, इस चैप्टर में 3 चीजें थी, तीनों चीजें हम लोगों ने डिस्कस करके इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। सबसे पहले हम लोगों ने स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करी, इंडिया ने क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई, चाइना ने क्या अपनाई, पाकिस्तान ने क्या अपनाई। फिर हम लोगों ने तीनों नेशंस को कंपेयर करा 3 इंडिकेटर्स के बेसिस पर। सबसे पहले डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स, जिसमें पॉपुलेशन आ गई, डेंसिटी आ गया, फर्टिलिटी रेट आ गई, आपकी अर्बनाइजेशन आ गया, सेक्स रेशियो आ गया। उसके बाद में हम लोगों ने जीडीपी एंड सेक्टोरल चेंजेस के बेसिस पर कंपैरिजन करा, और लास्ट में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के बेसिस पर कंपैरिजन करा। तो 2 चीजें हो गई। थर्ड पार्ट में हम लोगों ने एक अप्रेजल देखा कि कुल मिला के हुआ क्या, एक कंक्लूजन देखा। इसी के साथ में ये चैप्टर मैंने आपको डिटेल में कंप्लीट करवा दिया पूरा का पूरा। अब जिन लोगों के पास में ओल्ड बुक है, आप लोगों ने चैप्टर यहाँ से पढ़ ही लिया, टेलीग्राम पर मैं इस चैप्टर के नोट्स अपलोड कर दूंगी, तो वहां से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो मैंने एक बार के लिए पूरा कोर्स अपलोड कर दिया, आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी पूरा कोर्स अपलोडेड है और आपका इंडियन इको का भी पूरा कोर्स अपलोडेड है। अब मैं आपको हर चैप्टर के 1 शॉट्स दूंगी, हर चैप्टर के 1 शॉट वीडियोस अपलोड करूंगी, ताकि आपका साथ साथ में रिवीजन हो सके। कुछ अगर टॉपिक्स छूट गए तो वो टॉपिक्स भी मैं ऐड करती जाऊंगी, आप लोग मुझे बता देना आपको और क्या चाहिए, वो सारी चीजें मैं ऐड कर दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक इस वीडियो को अच्छे से अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। बाय फॉर नाउ।